396। करण को लग रहा था कि मनोरमा बहुत उत्साहित थी। शायद ये उनकी माँ के साथ उनके रिश्ते की वजह से था, या शायद ये अचानक 27 साल के भतीजे के होने की सरप्राइज की वजह थी। मैं तुम्हें बता दूं, मैं बचपन से तुम्हारी माँ की बहुत इज्जत करती हूँ, खासकर जब से मैं बड़ी हुई हूँ। मैं उनकी और भी ज्यादा कदर करती हूँ। जैसा कि तुम जानते हो, वर्मा परिवार को अमीर परिवारों में गिना जाता है। अमीर परिवारों की बेटियों को अपनी शादी में ज्यादा कुछ कहने का हक नहीं मिलता। अगर थोड़ी सी आज़ादी भी मिले तो भी उन्हें ऊंचे खानदान वाले से शादी करने का नियम मानना पड़ता है। मैं आज तक कुंवारी और आज़ाद हूँ, ये सब तुम्हारी माँ की वजह से है। तुम्हारी माँ ने उस समय प्यार के लिए भागकर शादी की थी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिससे तुम्हारे नाना नानी को बहुत गुस्सा आया था। लेकिन तुम्हारी माँ के इस कदम की वजह से उन्होंने मेरे साथ ज़्यादा सख्ती नहीं की। और मैं सालों से विदेश में थी, तो उन्हें डर था कि कहीं मैं भी तुम्हारी माँ की तरह विदेश में किसी से शादी न कर लूँ और कभी वापस न आऊँ। करण मनोरमा की बातें सुनते हुए उनके द्वारा सहेजी गई तस्वीरों को माउस से स्क्रॉल कर रहा था। तस्वीरों में इंद्रजीत बहुत हैंडसम और शालीन दिख रहे थे, उनके विद्वान स्वभाव में थोड़ी सी सख्ती भी झलक रही थी। मीनाक्षी नाजुक और खूबसूरत लग रही थी और उनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। मनोरमा, जो तीसरी थी, एक ड्रेस में थी, या तो मीनाक्षी के साथ चिपकी हुई थी या इंद्रजीत के साथ मासूम और बेहद खुश दिख रही थी। आंटी, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मनोरमा ने पैर क्रॉस किए और हंसते हुए कहा, अभी तक सही इंसान नहीं मिला। शादी तो जिंदगी भर का बंधन है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी मेरे जैसे स्वभाव वाली लड़की से पुरुष दोस्ती तो कर सकते हैं, डेट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझसे शादी करने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं। करण ने मनोरमा की तरफ देखा और उत्सुकता से पूछा, तुम बहुत सुंदर हो, फिर कोई तुमसे शादी क्यों नहीं करना चाहेगा? मनोरमा हंसी, क्या तुम ऐसी औरत से शादी करना चाहोगे जो रानी की तरह हो? वैसे भी मुझे मारपीट करने में मजा आता है, तो कौन मुझसे शादी करने की हिम्मत करेगा? कुछ पुरुष तो मुझसे लड़ाई में हार जाएंगे। वो सब प्लेबॉय टाइप के लोग हैं जो शायद डरते हैं कि मुझसे शादी करने के बाद कहीं सोते वक्त वो नपुंसक न बन जाएं। और सिंगल रहना कितना मज़ेदार है। मैं अपनी मर्जी से डेट कर सकती हूँ, मज़े कर सकती हूँ, कोई रोक टोक नहीं। अगर शादी कर ली और बच्चे हो गए तो क्या ऐसी जिंदगी बोरिंग नहीं हो जाएगी? करण हंस पड़ा, लगता है तुम्हें शादी से थोड़ा डर सा है। मनोरमा ने हंसते हुए कहा, हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही है। वैसे भी मैं परिवार में सबसे छोटी हूँ, मेरे 2 बड़े भाई हैं, तो मेरी शादी हो या न हो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरे नाना नानी ने मेरे बारे में सोचना छोड़ दिया है और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया है। करण की स्क्रॉलिंग अचानक रुक गई। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पारिवारिक तस्वीर थी जिसमें उनकी माँ एक बच्चे को गोद में लिए थी और उनके पिता पास में बैठे हुए थे, बच्चे की उंगली से खेल रहे थे। बच्चा हंस रहा था, माँ धीरे से मुस्कुरा रही थी और पिता जोर जोर से हंस रहे थे। ये तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारी माँ ने मुझे भेजी थी, ये एकमात्र पारिवारिक तस्वीर है। करण को भावुकता छू गई, क्या तुम इसे मुझे भेज सकती हो? बिल्कुल, क्यों न तुम सारी तस्वीरों की कॉपी बना लो। हालांकि तुम्हें उनकी कोई यादें नहीं हैं, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करते होंगे। थैंक यू। करण ने अपना फ़ोन निकाला और सारी तस्वीरों की कॉपी बना ली। मनोरमा ने समय देखा और मुस्कुराई, तुम्हारे बड़े मामा का परिवार आ गया है। चलो नीचे चलते हैं। करण ने अब तक अपनी मानसिकता को समायोजित कर लिया था और मुस्कुराया, ठीक है। करण को अमीर परिवारों के बारे में अच्छा इंप्रेशन नहीं था। जिन अमीर परिवारों से वो अब तक मिला था, वो ज़्यादातर साफ सुथरे नहीं थे। इसलिए इस मुलाकात से उसे कोई खास उम्मीदें नहीं थीं। हालांकि उनके नाना नानी और आंटी का रवैया अब तक उनकी उम्मीदों से कहीं बेहतर था। करण और मनोरमा नीचे गए, जहां पहले से ही चहल पहल शुरू हो चुकी थी। बड़े मामा का 5 लोगों का परिवार आ चुका था। बड़े मामा तनवीर, उनकी पत्नी तरिनी, उनका बेटा तपन, छोटा बेटा तरुण और बेटी तनु, सबकी नज़रें करण पर थीं। तनवीर ने करण को देखा और हंसते हुए कहा, ये तो बिल्कुल इंद्रजीत जैसा दिखता है, एक ही सांचे में ढला हुआ लगता है। तरिनी, बड़े मामा की पत्नी, ने मुस्कुराते हुए आह भरी, उसके पिता उस समय बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे और पलक झपकते ही बच्चा इतना बड़ा हो गया। समय सचमुच बहुत तेजी से बीतता है। तनवीर पास आए, करण के कंधे पर थपथपाया और हंसते हुए बोले, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं तुम्हारा बड़ा मामा हूँ। बीते हुए वक्त में जो कुछ भी हुआ, अब तुम वापस आ गए हो, ये अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद छोटे मामा चिन्मय और उनका 4 लोगों का परिवार भी आ गया, जिससे घर में और भी रौनक बढ़ गई। बातचीत से करण को पता चला कि उनके पिता और माँ तब प्यार में थे जब उनके बड़े मामा और मामी की शादी हुई थी। इंद्रजीत ने उस समय दिल्ली में कुछ समय बिताया था, इसलिए वो उनके साथ परिचित थे। बुजुर्गों में से सिर्फ छोटे मामा की पत्नी ने इंद्रजीत और मीनाक्षी को एक साथ नहीं देखा था, क्योंकि उनकी शादी चिन्मय से तब हुई थी जब सब कुछ हो चुका था। खाने की मेज पर बुजुर्ग करण के प्रति बहुत उत्साह दिखा रहे थे।
हालांकि नई पीढ़ी ज्यादा करीबी नहीं थी, फिर भी उन्होंने जरूरी शिष्टाचार का पालन किया। खाने के बाद तरुण को एक फोन कॉल आया और उसने छुट्टी मांगनी शुरू की। पापा, सुनील और बाकी दोस्तों ने मुझे बाहर बुलाया है, मैं निकलता हूँ। तनु की आंखें तुरंत चमक उठीं। भैया, मैं भी जाना चाहती हूँ। तनवीर ने करण की तरफ देखा, जो एक तरफ बैठा था, और मुस्कुराते हुए बोले, युवाओं को अपने हमउम्र लोगों के साथ मस्ती करनी चाहिए। हम जैसे बुजुर्गों के साथ बैठना उनके लिए बोरिंग है। करण, क्यों न तुम तरुण, तनु और बाकी लोगों के साथ जाओ, इससे तुम सब एक दूसरे को अच्छे से जान लोगे। तरुण, सुनिश्चित करो कि तुम अपने कजिन को बाद में नाना नानी के घर ड्रॉप कर दो। करण ने मना नहीं किया। ऐसा नहीं था कि वो तरुण और तनु के साथ बाहर जाना चाहता था, लेकिन अनजान बुजुर्गों के साथ बैठना उसे अजीब लग रहा था। जैसे ही वो तरुण और तनु के साथ घर से निकले, करण हंसते हुए बोला, तुम लोग मजे करो, मैं अकेले थोड़ा घूम लूंगा और बाद में खुद वापस चला जाऊंगा। तरुण, जो इस साल 25 साल का था और करण से 2 साल छोटा था, मुस्कुराते हुए बोला, अरे हम सब युवा हैं, साथ में मजा आएगा। तरुण ने अपनी बहन को इशारा किया और 21 साल की तनु ने मुस्कुराते हुए मनाने की कोशिश की। पहले तो सिर्फ बड़े लोग बात कर रहे थे और हम छोटे लोग बीच में बोल नहीं पाए। कजिन, हमारे साथ चलो, हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे। मैंने मम्मी पापा से सुना है कि तुम्हारे पापा बहुत कमाल के थे। अब और मना करना ठीक नहीं लग रहा था, तो करण ने सिर हिलाया, ठीक है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो। अरे हम तो बस मस्ती कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, दिक्कत की क्या बात है। तरुण ने गाड़ी चलाई। तनु और करण पीछे बैठे थे और वो लोग इधर उधर की बातें करने लगे। करण को लगा कि शायद उनकी परवरिश की वजह से उसके कजिन्स बहुत सभ्य थे और उन्होंने करण, जो अचानक आया हुआ गरीब रिश्तेदार था, के प्रति कोई घमंड या तिरस्कार नहीं दिखाया, बल्कि वो करण को ग्रुप में शामिल करने के लिए बहुत उत्साहित थे। ये करण की उम्मीदों से थोड़ा अलग था, लेकिन ये हल्का सा अनजान सा एहसास काफी अच्छा लग रहा था। मीटिंग की जगह एक हाई एंड बार थी। अंदर जाते ही तरुण के दोस्त पहले से ही वहां पहुंच चुके थे और एक बूथ में ड्रिंक ले रहे थे। सुनील, थोड़ा खिसक। तरुण ने अपने बगल वाले दोस्त को थपथपाया और खिसकने को कहा, फिर पीछे मुड़कर मुस्कुराया, कजिन यहाँ बैठ। जिस दोस्त को थपथपाया गया था उसने सिर घुमाया और पूछा, ये कौन है। तरुण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा कजिन करण, मेरी छोटी मौसी के परिवार से। सुनील रुका, तुम्हारी छोटी मौसी वो नहीं जो। तरुण ने सुनील के कंधे पर थपकी मारी और हंसते हुए बोला, तू बड़ों के मामलों में इतना क्यों सोचता है, आ एक ड्रिंक ले। कजिन, मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। सबके परिचय के बाद सभी एक दूसरे से परिचित हो गए। अचानक सुनील बोला, तरुण, मैं अभी नूरी से मिला। तरुण का चेहरा तुरंत सख्त हो गया, वो यहाँ भी है। सुनील ने पास ही के एक बूथ की तरफ इशारा किया, वो और नितिन दोनों वहाँ हैं। तरुण का चेहरा और सख्त हो गया। वो गाली देते हुए बोला, कमबख्त, दुश्मनों से रास्ता कितना संकरा है। सुनील के चेहरे पर उत्साह था, क्या कहता है, इनको थोड़ा सबक सिखाएं। तरुण ने पूछा, कर पाएंगे। सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं थोड़ी देर में वॉशरूम जाऊंगा और रेकी करके आऊंगा। तरुण ने सिर हिलाया, साफ साफ पता कर, जब मिल ही गए हैं तो बिना सबक सिखाए नहीं छोड़ सकते। करण ने दोनों की फुसफुसाहट सुनी और मन ही मन सोचा, लगता है आज रात शांति से नहीं बीतेगी। तनु, जो करण के बगल में बैठी थी, ने धीरे से कहा, नूरी वो लड़की है जिसे मेरा भाई पसंद करता था। उनका रिश्ता पक्का हो चुका था, लेकिन नितिन ने जबरदस्ती बीच में आकर नूरी को छीन लिया। शायद अब वो लोग लड़ेंगे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मजे से देखो। करण हंसा, तुम तो बिल्कुल हैरान नहीं लग रही, क्या वो लोग अक्सर लड़ते हैं। तनु ने करण की तरफ देखा और महसूस किया कि वो भी बहुत शांत और बिल्कुल घबराया हुआ नहीं लग रहा था। हाँ, अक्सर लड़ते हैं। दिल्ली शहर में अनगिनत अमीर परिवार हैं और कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता। लड़ाई तो होगी ही, लेकिन बस ऐसा ही है। आज तुम मुझे मारो, कल मैं मौका देखकर तुम्हें मारूंगा, इसकी आदत हो जाती है। करण ने पूछा, लड़ाई करने से कोई परेशानी नहीं होती। तनु ने जवाब दिया, वो लोग हमेशा लड़ते हैं और उन्हें अपनी सीमाएं पता हैं। वो लोग इज्जत के लिए लड़ते हैं, किसी को मारने के लिए नहीं। आमतौर पर बड़े लोग बच्चों की लड़ाइयों में दखल नहीं देते, भले ही हड्डी टूट जाए, बशर्ते कोई अपाहिज न हो जाए या मरे नहीं। करण को तुरंत समझ आ गया, इज्जत खो दी तो खुद ही वापस लेनी है। तनु ने सिर हिलाया, हाँ, कुछ ऐसा ही है। ये अमीर परिवार अपनी ताकत पीढ़ी दर पीढ़ी बनाते हैं, तो परिवार के बच्चों में लड़ने का जज्बा पैदा करना जरूरी है। अगर वो लड़ने की हिम्मत न करें या खून न बहाएं तो उन्हें निकम्मा कहा जाएगा। करण ने पूछा, क्या तुम्हारा भाई भी अक्सर लड़ता है। तनु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, वो कैसे न लड़ता, वो आमतौर पर पिटकर घर आता है। अगर बात ज्यादा बिगड़ जाए तो बड़ा भाई मदद के लिए आता है, वरना वो लोग परवाह नहीं करते। करण ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हारा बड़ा भाई सचमुच इतना कमाल का है।
तनु ने गर्व से जवाब दिया, हाँ, वो हमारे वर्मा परिवार की इस पीढ़ी के सबसे काबिल कल्टिवेटर्स में से एक है। वो हमारी पीढ़ी का लीडर है और अब तक सिर्फ हमारे नाना की तीसरी शाखा का अभिषेक ही उसका मुकाबला कर सकता है। जब वो लोग बात कर रहे थे, सुनील अचानक फुसफुसाया, कमबख्त, नितिन इधर आ रहा है। करण ने सिर उठाया और देखा कि 26-27 साल का एक नौजवान, जिसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था, एक खूबसूरत लड़की को लेकर उनकी तरफ आ रहा था। वो बूथ के सामने रुका और नाटकीय अंदाज में बोला, अरे ये तो तरुण, दूसरा जवान मालिक नहीं है। नूरी, मुझे याद है ये तुम्हारा दीवाना था। हाँ हाँ, पुराने दोस्त को देखकर सलाम भी नहीं करोगी। नितिन का व्यवहार बिल्कुल वैसा था जैसे टीवी का कोई विलेन जो 3 एपिसोड से ज्यादा न टिके। हालांकि करण पहली बार नितिन से मिल रहा था, उसे मानना पड़ा कि नितिन का चेहरा ऐसा था कि उसे थप्पड़ मारने का मन करता था। नितिन का किसी की गर्लफ्रेंड छीन लेना ही काफी बुरा था, ये तो बीवी छीनने की दुश्मनी थी जो नफरत का मीटर फुल कर देती थी। लेकिन इतना ही काफी नहीं था, उसने नूरी को खींचकर तरुण के सामने लाया, खुलेआम उनका प्यार दिखाया और तरुण का मजाक उड़ाया। वो सचमुच मुसीबत मोल ले रहा था। स्वाभाविक रूप से तरुण ये बर्दाश्त नहीं कर सका और अचानक खड़ा हो गया। नितिन, क्या तुम्हारी गांड में खुजली हो रही है? बस मार खाने का मन है? हाँ। नितिन हंसा, उसकी नजरें बूथ में बैठे सभी लोगों पर घूमी। शायद करण अनजान था तो उसकी नजर उस पर थोड़ी देर रुकी। अरे तनु, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? थोड़ा बड़ा लग रहा है, नितिन ने मजाक किया। तनु ने आंखें घुमाई, निकट, ये मेरा भाई है। नितिन ने मजाक में कहा, कहाँ से एक और भाई ले आए? ये प्यार वाला भाई है या सौतेला भाई? कमबख्त, तरुण ने गाली दी और एक गिलास शराब सीधे नितिन के मुंह पर उछाल दी। ये इतनी अचानक हुआ कि नितिन को संभलने का मौका ही नहीं मिला और उसका चेहरा तुरंत भीग गया। नितिन ने सिर घुमाया, तरुण की तरफ देखा, अपने चेहरे को हाथ से पोंछा, हाथ से शराब झटकी और मुस्कुराया। अरे इतनी जल्दी बेसब्र हो गए? ठीक है, चूंकि हम दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते, आज रात इस बार में सिर्फ एक ग्रुप ही रह सकता है। तरुण को कोई डर नहीं था। ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था। नितिन ने उंगली उठाई, पास के बूथ की तरफ इशारा किया और फिर बोला, मैं बाहर दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, कहीं तुम डरकर भाग न जाओ। नितिन ने बोलना खत्म किया, खूबसूरत लड़की को गले लगाया और मुड़कर चला गया। उसी समय उसके बूथ पर बैठे लोग भी एक एक करके उठे और इस तरफ उकसाने वाली नजरों के साथ बाहर की ओर चले गए। तरुण ठंडे चेहरे के साथ खड़ा हुआ, चलो दोस्तों, अगर हम जीते तो यहाँ रुककर आराम से पिएंगे, अगर हारे तो मैं सबको वनजुन यतियालोन पर ले जाऊंगा और आज रात का सारा खर्चा मेरा। करण को ये सब काफी दिलचस्प लगा, क्योंकि इन लोगों के झगड़े उसके पहले के अनुभवों से अलग थे। आज की लड़ाई सिर्फ इज्जत की बात थी। जीतने वाले रुककर पिएंगे और हारने वाले चले जाएंगे। लड़ाई शुरू होने से पहले ही तरुण ने जीत और हार दोनों का इंतजाम कर लिया था और उसके साथ पी रहे लोग बिल्कुल हैरान नहीं हुए, शायद इसलिए कि वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुके थे। सब लोग उठे और बाहर की ओर चले गए। तरुण ने पीछे मुड़कर कहा, तनु, तुम कजिन के साथ रहो और इसमें मत पड़ो। तनु ने सिर हिलाया और अपनी मुट्ठी लहराई, सेकंड भैया, कम ऑन। करण चुप रहा, तनु के साथ गया और एक झुंड बाहर की ओर बढ़ गया। नितिन और उसका ग्रुप पहले से ही बाहर पोजीशन ले चुका था। 5-6 लोग सर्कल के बीच में खड़े थे, जाहिर तौर पर एक्शन लेने की तैयारी में थे, जबकि उनकी लड़की दोस्त मोबाइल और बैग पकड़े हुए थी, दर्शक और चीयरलीडर की तरह। काफी अनुशासित, करण ने सोचा। ये सब उसे काफी मजेदार लगा। करण ने मुड़कर पूछा, जीत सकते हो? तनु ने सिर हिलाया, उसका चेहरा उत्साह से भरा था। पता नहीं, लड़ाई होने पर पता चलेगा। करण ने तनु की चमकती आंखें देखी और मन ही मन मुस्कुराया। इन कल्टिवेटर परिवारों के बच्चों को परेशानी से डर नहीं लगता था, यहाँ तक कि लड़कियों के खून में भी हिंसा का जीन था। क्या उनकी आंटी ने भी अपनी बातों से ये नहीं बताया था कि वो भी हिंसक स्वभाव की हैं? तरुण और उसका ग्रुप नितिन के सामने खड़ा था, तंज कसते हुए, मैं तुम्हें कब से पीटना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिला। आज संयोग से तुम टकरा गए, अब मेरी इच्छा पूरी हो सकती है। नितिन ने घमंड से मुस्कुराते हुए कहा, अभी ये साफ नहीं है कि कौन किसे पीटेगा, बाद में अपनी पसंद की लड़की के सामने रोना मत। नितिन ने नूरी का जिक्र किया और तरुण का चेहरा और सख्त हो गया। वो तंज कसते हुए बोला, बस बहुत बातें हो गईं, चलो दोस्तों, इनको सबक सिखाओ। दोनों ग्रुप तुरंत आपस में भिड़ गए, बहुत जोरदार तरीके से। करण ने भौहें उठाईं और सीन को स्कैन किया। पहले उसे लगा था कि चूंकि ये सब अमीर कल्टिवेटर परिवारों से हैं तो इनकी ताकत कम नहीं होगी, लेकिन सामने का नज़ारा बता रहा था कि भले ही वो अमीर कल्टिवेटर परिवारों से हों, इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चा मास्टर बन सकता है। इन लोगों ने ज़रूर कुछ प्रैक्टिस की थी और अगर आम लोगों से मुकाबला हो तो एक शख्स आसानी से 4-5 को हरा सकता था, लेकिन इन्हें मास्टर नहीं कहा जा सकता था। इनमें से कुछ ने अपनी आत्मिक ऊर्जा को प्रशिक्षित किया था, लेकिन वो मुश्किल से आत्मिक मंडल में कदम रख पाए थे। करण की नज़रों में ये सब जैसे किंडरगार्टन के बच्चे आपस में लड़ रहे हों।
बैंग। जाहिर तौर पर तरुण को नितिन से बहुत नफरत थी, तो उसने दांत पीसे नितिन का एक भूसा खाया, पास आया, नितिन को एक लात मारी, फिर पीछा किया और नितिन पर लगातार हमला किया। तरुण नितिन से ज्यादा बेहतर नहीं था, लेकिन उसकी हिम्मत ज्यादा थी। हालांकि उसने एक जोरदार भूसा खाया था, उसने ऊपरी हाथ हासिल कर लिया और जल्द ही नितिन को जमीन पर गिराकर पीटने लगा। नितिन ने खुद को सिकोड़ा, अपना सिर और चेहरा पकड़ा, तरुण के हमलों को बर्दाश्त करते हुए और साथ ही मदद के लिए चिल्लाया, सुभाष मेरी मदद करो। एक नौजवान जो बाजू बांधे लड़ाई देख रहा था मुस्कुराया और मैदान में कदम रखा। सुनील ने अपने सामने वाले को एक लात से गिराया और उस नौजवान पर झपटा, लेकिन वो नौजवान हल्के से हटा और एक साइड किक से सुनील की गांड पर मारा। कमबख्त। सुनील का शरीर बेकाबू होकर आगे उड़ा और जमीन पर धड़ाम से गिरा। एक कछुए की तरह पीठ के बल लेटा हुआ वो जमीन पर काफी दूर तक फिसला, फिर एक लैंप पोस्ट को पकड़कर रुका। वो नौजवान आगे बढ़ा और उसी तरह दो और लोगों को लात मारकर उड़ा दिया। ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन उन्हें बहुत शर्मिंदा किया। ज्यादा नुकसान नहीं, लेकिन बेहद अपमानजनक। वो नौजवान तरुण के सामने पहुंचा, जिसने नितिन को छोड़ा और सावधानी से उसे घूरने लगा। तू कौन है? नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, सुभाष तुम लोग चले जाओ और हम इसे खत्म कर देंगे, ठीक है? थू। तरुण ने थूका, तू अपने आप को क्या समझता है? बस तूने बोल दिया तो हमें चले जाना है। सुभाष की आंखें थोड़ा सिकुड़ी, खुद जाने के अलावा तुम्हारे पास एक और रास्ता है, मैं तुम सबको गिराकर बाहर फेंक दूंगा। तरुण हिचकिचाया। आखिरकार वो सब कल्टिवेटर्स थे और सुभाष के पहले के मूव से उसने अंदाजा लगा लिया था कि वो और उसका ग्रुप उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लड़ाई जारी रखने का मतलब होगा और अपमान। जब तरुण पीछे हटने की तैयारी कर रहा था, नितिन, जिसके चेहरे पर तरुण की पिटाई से सूजन आ गई थी, जमीन से उठा और घमंड से बोला, सुभाष इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर ये जाना चाहते हैं तो पहले 3 थप्पड़ मारकर माफी मांगें। तरुण पहले से ही गुस्से में था और नितिन की आवाज सुनकर पूरी तरह भड़क गया। कमबख्त। नितिन, तू मुझसे एक एक करके भिड़ना चाहता है। मैं आज नहीं जाऊंगा, देखता हूं तू मेरा क्या कर सकता है। तरुण नितिन की तरफ झपटा, लेकिन उससे पहले सुभाष उसके सामने आ गया, उसका रास्ता रोकते हुए। तरुण ने तंज कसते हुए कहा, क्या तू नितिन का वॉचडॉग है? इतना वफादार? सुभाष के शब्दों ने जाहिर तौर पर उसे गुस्सा दिला दिया। उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं और उसने तरुण की तरफ एक भूसा मारा। तरुण ने दोनों हाथों से उस भूसे को रोका, लेकिन जबरदस्त ताकत से वो पीछे हट गया। सुभाष तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा और पलक झपकते ही वो तरुण के सामने था, जो अभी तक संभल भी नहीं पाया था। तरुण हैरान हुआ और जल्दी से पीछे हटा, लेकिन वो सुभाष की स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाया। सुभाष ने अपनी टांग उठाई और एक जोरदार लात तरुण की बांह की तरफ मारी। ये लात बेहद खतरनाक थी। अगर ये लग जाती तो तरुण की बांह निश्चित रूप से टूट जाती। तनु डर के मारे चिल्लाए और सुनील और बाकी लोग तरुण की दयनीय हालत देखकर सहन नहीं कर पाए। बैंग। हल्का सा धमाका हुआ, लेकिन तरुण को कोई चोट या दर्द महसूस नहीं हुआ। बगल में देखते ही वो स्तब्ध रह गया। करण किसी तरह उसके बगल में आ गया था और उसने एक हाथ बढ़ाकर सुभाष की झूलती हुई टांग को रोक लिया था। हाथ की हरकत ज्यादा नाटकीय नहीं थी, लेकिन सुभाष की टांग को पूरी तरह रोक लिया गया था। तरुण की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसने करण की तरफ देखा। क्या मेरा कजिन एक कल्टिवेटर है? लगता है मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। कम से कम मैं सुभाष की टांग नहीं रोक पाता, लेकिन करण ने इसे इतनी आसानी से कर दिखाया। करण ने तरुण की तरफ देखा और मुस्कुराया, सुभाष की टांग छोड़ दी। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तरुण ने जल्दी से जवाब दिया, पलकें झपकाईं और फुसफुसाया, कजिन, अब क्या करूँ? करण ने हंसते हुए कहा, जो मन में आए वो करो। तरुण तुरंत उत्साहित हो गया। उसने करण के शब्दों में छिपा मतलब समझ लिया, जो चाहे करो, अगर लड़ाई हुई तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि करण कितना ताकतवर है, लेकिन उसने सुभाष की खतरनाक लात को एक मूव में रोक लिया था, तो कम से कम वो ये अंदाजा लगा सकता था कि करण शायद सुभाष से ज्यादा ताकतवर है। जब तक करण सुभाष को रोक सकता था, क्या वो नितिन को नहीं संभाल सकता था? मेरे लिए सुभाष को रोक लोगे? करण ने आसानी से सहमति दी। ठीक है। तरुण ने सिर घुमाया, पहले से घमंडी नितिन की तरफ खतरनाक तरीके से मुस्कुराया, तू मुझे थप्पड़ मारना चाहता था ना? मैं खुद तुझे थप्पड़ मारने आ रहा हूँ। तरुण नितिन की तरफ झपटा। सुभाष का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने तरुण को रोकने की कोशिश की, लेकिन करण अचानक आगे बढ़ा, जिससे उसे जल्दी से अपना हाथ वापस खींचना पड़ा और डिफेंसिव पोजीशन लेनी पड़ी। सुभाष ने करण को घूरा और पूछा, तू कौन है? करण जवाब देने से पहले पास में उत्साहित तनु ने कहा, ये मेरा भाई है। सुभाष कंफ्यूज दिखा और तभी नितिन की घबराई हुई मदद की पुकार सुनाई दी, सुभाष कुछ करो, मुझे बचाओ। सुभाष ने दांत पीसे और करण की तरफ झपटा। तरुण को संभालने और नितिन को बचाने के लिए उसे पहले करण को हटाना था। सुभाष की रफ्तार बिजली की तरह थी, वो पलक झपकते ही करण के सामने आ गया।
उसका घूंसा एक भयंकर शेर की तरह निकला, सीधे करण की छाती पर मारा। ये घूंसा पहले तरुण के खिलाफ इस्तेमाल किए गए घूंसे से कम 2 गुना जोरदार था। करण ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने तब तक इंतजार किया जब तक घूंसा उसके करीब नहीं आ गया, फिर एक अजीब तरीके से साइड में हटा। उसने एक और कदम लिया, घूमा और पलक झपकते ही सुभाष के पीछे आ गया। फिर उसने सिर उठाया और सुभाष की गांड पर एक लात मारी। सुभाष का घूंसा खाली गया और उसे दिल में एक झटका लगा, उसे पता था कि वो गया। जब उसकी गांड पर एक जबरदस्त ताकत आए और उसका शरीर उस ताकत के साथ बेकाबू होकर उड़ गया, सुभाष के दिल में ठंडक छा गई। उसने अभी सुनील और बाकी लोगों को इसी तरह अपमानित किया था और ये लड़का उसी हथियार से उसका जवाब दे रहा था। वो आग से आग लड़ रहा था। सुभाष जमीन पर गिरा, लेकिन दोनों हथेलियों और पैरों से खुद को रोकने की कोशिश के बावजूद उसका शरीर थोड़ी दूर तक फिसला और फिर रुका। हा, कछुए की तरह रेंग रहा है। तनु ने मौके को नहीं छोड़ा, जोर से हंसते हुए ताली बजाई, बहुत खुश थी। सुभाष का चेहरा हरा हो गया। हालांकि उन्होंने सिर्फ एक बार हाथ मिलाया था, उसे यकीन था कि वो करण का मुकाबला नहीं कर सकता और आगे कोई भी मूव सिर्फ उसका अपमान बढ़ाएगा। अब तक उत्साह से भरे तरुण और बाकी लोगों ने नितिन और उसके ग्रुप को पूरी तरह काबू में कर लिया था, जो अपनी रीढ़ खो चुके थे। तरुण नितिन के शरीर पर बैठा था, उसकी छटपटाती बांह को दबाए हुए, और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। इतना घमंडी था ना, और घमंड दिखा, खड़ा होकर मुझे थप्पड़ मार। नितिन ने गाली दी। तरुण, इतना अकड़ मत। नितिन अपनी बात पूरी करने से पहले तरुण ने फिर से एक थप्पड़ मारा। हाँ, मैं अकड़ रहा हूं तो क्या, मुझे अकड़ने का हक क्यों नहीं। नितिन चुप हो गया। आखिरकार वो लड़ाई हार चुका था और इस समय ज्यादा बोलने का मतलब और पिटाई थी। देखकर कि नितिन चुप हो गया, तरुण ने आखिर में एक और थप्पड़ मारा, कुल 3। अभी भी रीइंफोर्समेंट बुला रहा था, मेरे खिलाफ साजिश रच रहा था, सोच रहा था कि मेरे पीछे कोई नहीं है। अगर तुझे यकीन नहीं तो एक एक करके भिड़ ले, मैं तुझे कभी भी इंतजार करवाऊंगा। नितिन ने अपना सिर पकड़ा और कुछ नहीं बोला। उसे तरुण ने बुरी तरह पीटा था और अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर टूट रहा हो। तरुण विजयी होकर खड़ा हुआ, उसकी नज़र पास में खड़ी नूरी पर पड़ी और उसने तंज कसते हुए कहा, तुम्हारा टेस्ट वाकई बहुत खराब है, बहुत बकवास। अपना बदला लेकर तरुण ने सीन को स्कैन किया, उत्साह से हाथ लहराया, चलो वापस पीने। तरुण करण के पास गया और उसका हाथ करण के कंधे पर रखा, उत्साहित होकर बोला, कजिन, आज सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम न होते तो मैं आज मुसीबत में पड़ जाता। आज रात हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक नशे में धुत न हो जाएं। करण ने जमीन पर पड़े लोगों की तरफ इशारा किया, इनका क्या, बस हल्की फुल्की चोटें हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इनकी चिंता मत करो। करण ने पूछा, तो ये पिट गए और कोई इज्जत वापस लेने के लिए किसी को नहीं बुलाएंगे। सुनील हंसा और समझाया, ये कोई जिंदगी मौत का मामला नहीं है, बस इज्जत की बात है, ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत नहीं। नितिन ने बस सोचा था कि वो हमें दबा सकता है, इसलिए उसने उकसाया। अब उसकी इज्जत चली गई है, अगर वो इसे वापस लेना चाहता है तो उसे बाद में मौका ढूंढना होगा। आखिरकार कौन अपने लिए मदद नहीं बुला सकता, किसके पीछे ताकत नहीं है। करण को अचानक समझ आया, वो हंसते हुए बोला, समझ गया, ये तो काफी व्यवस्थित है। तरुण हंसा, दिल्ली बड़ा भी है और छोटा भी। अगर हम बार बार टकराते रहें और मदद के लिए लोगों को बुलाते रहें तो अब तक कई बार खत्म हो चुके होते। छोटी पीढ़ी के बीच की रंजिश आमतौर पर हम खुद सुलझाते हैं। अगर एक बार हार गए तो कई बार और कोशिश कर सकते हैं। अगर हम उन्हें पूरी तरह हरा दें तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो लड़ते रहेंगे और आखिरकार बड़े होकर समझदार हो जाएंगे। सुनील ने हंसते हुए कहा, करण, तुमने जो लात मारी थी वो बहुत मज़ेदार थी और आखिरकार हमारा गुस्सा निकल गया। मुझे उस लड़के का घमंडी रवैया बिल्कुल पसंद नहीं था। सब लोग हंसते हुए बार में वापस गए। हालांकि वो लोग लड़ाई में थे और कुछ के चेहरों पर चोट के निशान भी थे, लेकिन इससे उनकी पीने की मस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये विजयी योद्धा का गौरव था। तरुण ने करण के साथ गिलास टकराया, आज के लिए थैंक्स भाई। कजिन से भाई, उनका रिश्ता जाहिर तौर पर और करीबी हो गया था। करण हंसा, कोई बात नहीं, बस छोटी सी बात, क्या तुम्हारी जिंदगी हमेशा इतनी रोमांचक रहती है। तरुण हंसा, नहीं यार, आम तौर पर जब हम मिलते हैं तो बस थोड़ा सा तंज कसते हैं, सीधे लड़ाई पर नहीं उतरते। आज अलग था क्योंकि नितिन ने मेरी गर्लफ्रेंड छीनने की कोशिश की थी। अगर मैं नहीं लड़ता तो मर्द नहीं कहलाता और सिर उठाकर नहीं चल पाता। तनु की आंखें चमक रही थीं, वो करण की तरफ देखते हुए बोली, तुम कमाल हो। सुभाष जब आया था तो बहुत घमंड दिखा रहा था, लेकिन तुमने उसे एक लात में ढेर कर दिया। करण हंसा, मैं कुछ साल सेना में रहा हूं तो लड़ाई में ठीक ठाक हूं। तरुण हंसा, तुम कितना संकोच करते हो, तुमने कहा था कि तुम सिक्योरिटी गार्ड हो, क्या तुम हमसे झूठ बोल रहे थे। करण हंसा, मैं सचमुच तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं पहले सचमुच सिक्योरिटी गार्ड था।
अगर यकीन न हो तो देखो, मेरे पास अभी भी कुछ तस्वीरें हैं। करण ने अपना मोबाइल निकाला और कुछ तस्वीरें दिखाईं जो उसने सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते वक्त ली थीं। तरुण और तनु पास आए, हैरान होकर बोले, तुम सचमुच सिक्योरिटी गार्ड थे? तुम्हारी स्किल्स के साथ ये तो बर्बादी थी। करण हंसा, बर्बादी नहीं थी। उस समय एक लोकल गुंडा अपने दर्जन भर गुंडों के साथ दरवाजे पर आया था, लेकिन मैंने अकेले ही सबको पीट दिया। बॉस ने मुझे इसके लिए स्पेशल रिवॉर्ड भी दिया था। जब करण तस्वीरें दिखा रहा था, उसने गलती से एक तस्वीर खोल दी जो उसने कल शनाया के साथ शॉपिंग करते वक्त ली थी। तरुण और तनु की आंखें अचानक चमक उठीं। वाह, कितनी खूबसूरत! तनु को जैसे कोई बड़ा गॉसिप मिल गया हो, उसकी आंखें चमक रही थीं। भाई, ये कौन है? करण को अजीब लगा और उसने मोबाइल रखने की कोशिश की, लेकिन तनु ने बहन का कार्ड खेला और करण का मोबाइल छीन लिया, उसे वापस नहीं करने दिया। क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? करण ने बेफिक्री से समझाया, बस एक दोस्त है। तनु ने करण की तरफ मुंह बनाया, किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? ये तस्वीर साफ दिखा रही है कि तुम लोग साथ में शॉपिंग कर रहे थे। क्या कोई आम दोस्त तुम्हारे साथ शॉपिंग करने जाएगा? रुको, नहीं। तनु की आंखें और चौड़ी हो गईं, उसने मोबाइल को और करीब देखा और फिर नए महाद्वीप की खोज की तरह चिल्लाई, ये बैकग्राउंड बहुत जाना पहचाना लग रहा है। ये दिल्ली स्काई स्ट्रीट है, ये दिल्ली स्काई स्ट्रीट का फाउंटेन है। करण निरुत्तर हो गया। क्या सभी औरतों की ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतनी कमाल की होती हैं? 2 नज़रों में ही उसने लोकेशन ढूंढ लिया। अब तरुण की आंखें भी कुछ और थीं। उसने मैं मर्द हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ वाला एक्सप्रेशन दिखाया। ये भाभी है ना? वो तुम्हारे साथ दिल्ली में है। तनु ने उत्साह से कहा, बस मान लो। अगर तुम हमें बताओ तो हम तुम्हारा सीक्रेट रखेंगे। अगर तुम हमें भी नहीं बताओगे तो मैं घर जाकर नाना नानी और आंटी को बता दूंगी। वो लोग तुम्हें परिवार में डील करेंगे, जरूरत पड़े तो टॉर्चर के साथ। अब करण और क्या कह सकता था? मान लिया। हाँ, वो मेरे साथ दिल्ली आई थी। तनु की आंखें चमक उठीं, प्रशंसा करते हुए, मुझे फिर से देखने दे, भाभी कितनी सुंदर है। भाई, तुम सचमुच अपनी चाल छिपा रहे हो, मेरे भाई से कहीं बेहतर। देखो उसे, जिस लड़की को उसने पसंद किया वो इतनी सुंदर भी नहीं थी, और फिर भी वो किसी और के हाथ चली गई। तरुण गुस्से में तनु को घूरते हुए बोला, तू बोलने से पहले सोचती भी है। तनु ने आंखें घुमाईं, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? तरुण निरुत्तर था और तनु से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। तनु ने करण से पूछा, तुम अपने परिवार को इसके बारे में बताने का प्लान नहीं कर रहे ना? करण ने हंसते हुए कहा, हमारी जान पहचान को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। पता नहीं भविष्य में क्या होगा। अगर मौका मिला तो बाद में बता दूंगा। तनु ने पलकें झपकाईं, तो अगर तुम परिवार को नहीं बताने वाले तो हमारे लिए उसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं ना? कल हम सब साथ में घूमने चलें। करण हंसा, तुम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम सब इतने बिजी नहीं हो? तनु ने मुंह बनाया और बोली, मैं इस साल सीनियर हूं और तुम्हें पता है सीनियर्स की ज़्यादा क्लासेस नहीं होती, तो मेरे पास ढेर सारा टाइम है। और मेरे भाई की बात करें तो वो कंपनी में बस एक डेड वेट है। उसके वहाँ होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास सचमुच बहुत टाइम है। तरुण तिलमिलाया, तनु को घूरते हुए बोला, कौन डेड वेट है? तनु, तू मेरी बदनामी कर रही है। तनु ने तरुण को घूरा, उसे इग्नोर किया और ऐलान किया, फिर तो फाइनल है। कल हम सब साथ में घूमेंगे। थोड़ा रुककर तनु ने आलस भरे अंदाज में तरुण से कहा, अगर तू बिजी है तो मत आना, मैं अपने कजिन के साथ घूम लूंगी। तरुण हंसा, तू बेवकूफ़ है क्या? कल वीकेंड है, मैं तो फ्री हूँ। तनु स्तब्ध रह गई, मुंह बनाया और फिर कुछ नहीं बोली। तरुण ने अपना गिलास उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, पहले पीते हैं, आज रात खूब मजा करेंगे। क्योंकि करण उनके साथ शामिल हुआ था और उसने नितिन और बाकी लोगों को हराने में मदद की थी, सबने उसे तरुण के कजिन के तौर पर गर्मजोशी से स्वागत किया। वो लोग आधी रात तक पीते रहे, फिर सब तितर बितर हो गए। तरुण और तनु की ड्रॉप करने की ऑफर को ठुकराकर करण ने सोचा कि इतनी रात को विला में जाने से बुजुर्गों को डिस्टर्ब करेगा। करण ने अपने घर जाने का फैसला किया और अपनी आंटी मनोरमा को मैसेज किया, आंटी, मैं अभी तरुण और बाकी लोगों के साथ पीना खत्म करके आया हूँ और थोड़ा नशे में हूँ। मैं पास में कोई होटल ढूंढ लूंगा और कल सुबह उठकर आ जाऊंगा। क्या तुम नाना नानी को बता दोगी? मैसेज भेजने के बाद करण अपने घर के लिए टैक्सी बुलाने ही वाला था कि फ़ोन कॉल आ गया। मनोरमा। करण हैरान रह गया, आधी रात हो चुकी थी और वो अभी भी जाग रही थी। क्या औरतें अपनी ब्यूटी स्लीप की इतनी परवाह नहीं करती थीं? करण ने जल्दी से फ़ोन उठाया, आंटी। मनोरमा की साफ आवाज़ आई, तरुण और बाकी लोग कहाँ हैं? करण ने जवाब दिया, मैंने उन्हें पहले हुई को कहा। मनोरमा की आवाज़ के साथ बिस्तर से उठने की आवाज़ आई, ये लड़का, मैंने उसे तुम्हें घर ड्रॉप करने को कहा था। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आती हूँ। करण ने हिचकिचाते हुए कहा, आधी रात को इतनी तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं।
मनोरमा ने करण की बात काट दी। मैं तुम्हारी आंटी हूँ, ये कोई तकलीफ नहीं है। बता, तुम कहाँ हो? करण के पास कोई चारा नहीं था, उसने सच बता दिया। आंटी, मैं नशे में नहीं हूँ। मैंने बस सोचा कि इतनी रात को हुई उसे नाना नानी को डिस्टर्ब करूंगा तो मैं। मनोरमा ने फिर से करण की बात काट दी। फिर टैक्सी लेकर घर आ। मैं दरवाजा खोलूंगी। चिंता मत करो, मेरे नाना नानी के कमरे की साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी है, तुम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करोगे। उन्होंने मुझे बार बार कहा है कि तुम्हारा ख्याल रखूं, तो अगर तुम वापस नहीं आए तो वो कल सारा दिन मुझे ताने देंगे। अब जब बात यहाँ तक आ गई थी, करण के पास सहमति देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, मैं अभी टैक्सी बुलाता हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। करण ने फोन काटा, टैक्सी बुलाई और विला के गेट पर पहुंचा। जैसे ही करण टैक्सी से उतरा, लोहे का गेट खुल गया। मनोरमा पजामा पहने हुए अपनी खिड़की पर टिकी हुई थी और करण की तरफ हाथ हिलाया। करण ऊपर गया और देखा कि मनोरमा अपने बेडरूम के दरवाजे पर टिकी हुई थी, आराम से उसे देख रही थी। करण को अचानक कुछ गिल्ट महसूस हुआ। आंटी, मनोरमा ने करण को उंगली से टोका, उसका लहजा कुछ नाराजगी भरा था। तुम। करण को पता था कि मनोरमा उसे वापस न आने के लिए डांट रही थी, तो वो बस अजीब सा मुस्कुराया। मनोरमा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और अपने बेडरूम के सामने वाले कमरे का दरवाजा खोला। पजामा, तौलिया और टॉयलेटरी सब नया है। नहा लो और जल्दी सो जाओ। कल सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। जब मन हो तब उठना। ये घर है, यहाँ संकोच मत करना। मैं तो कम से कम 9 बजे तक सोऊंगी। ठीक है। मनोरमा ने हाथ हिलाया। गुड नाइट। गुड नाइट। मनोरमा अपने कमरे में सोने चली गई। करण ने जल्दी से नहाया और पजामा पहनकर बिस्तर पर लेट गया। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन करण को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही उसने आज के सिलसिलेवार अनुभवों के बारे में सोचा, करण को एक अजीब सी भावनाओं की मिलावट महसूस हुई। बिना शर्त का भरोसा और ख्याल, क्या यही परिवार का मतलब है? ये एहसास काफी अच्छा था। मिश्रित भावनाओं के साथ करण धीरे धीरे सो गया। एक रात के मीठे सपनों के बाद करण उठा और अनजान कमरे को देखकर थोड़ा असहज महसूस किया। उसने समय देखा, सुबह के 9:10 हो रहे थे। करण उठा, नहा धोकर नीचे गया। उनके नाना मनिंदर बाहर गार्डन में होज से पानी डाल रहे थे, जबकि उनकी नानी मिथिला सोफे पर बैठी थीं, मूंगफली के दाने चबा रही थीं और टीवी देख रही थीं। गुड मॉर्निंग नानी। मिथिला ने करण को नीचे आते देखा, मूंगफली की प्लेट को एक तरफ रखा और मुस्कुराते हुए खड़ी हुई। रसोई में तुम्हारे लिए भाप में बने बंस और खिचड़ी रखी है। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। करण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बंस और खिचड़ी बहुत अच्छे हैं, और अगर कुछ अचार हो तो परफेक्ट है। मेरे पास अचार है। मिथिला खुशी से चहकी और रसोई की ओर चली गईं। उनकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि करण यहाँ रहकर असहज न महसूस करे। अब जब उन्होंने देखा कि करण बेझिझक अपनी पसंद बता रहा था, वो बहुत खुश हुईं। औपचारिकताएं मेहमानों और अजनबियों के लिए होती हैं, परिवार वालों को तो खुलकर बोलना चाहिए और घर में सहज महसूस करना चाहिए। करण बैठकर इंतजार नहीं किया, वो रसोई में गया और बंस और खिचड़ी डाइनिंग टेबल पर ले आया। उसने एक और अचार और खिचड़ी खाए, फिर बंस खाने लगा। जब वो खा रहे थे, मनोरमा नीचे आई। अरे, पहले से ही खा रहे हो? करण ने हंसते हुए कहा। हाँ, तुम्हारा इंतजार नहीं किया। मनोरमा हंसी। मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें दिल्ली का लोकल ब्रेकफास्ट ट्राई करवाऊं। लगता है अब अगली बार करना होगा। मनोरमा ने भी अपने लिए खिचड़ी और बंस लिए और करण के सामने बैठ गई। बेफिक्री से पूछा, नींद कैसी आई? बहुत अच्छी। तुम और नहीं सोई? मनोरमा हंसी। भूख लगी थी और सो नहीं पाए। नाश्ता खत्म करने के बाद मनोरमा ने करण के कंधे पर थपथपाया। आज तुम्हारा कोई प्लान नहीं है ना? करण ने जवाब दिया। कोई खास प्लान नहीं है, लेकिन तरुण और तनु ने कहा था कि वो मुझे बाहर ले जाएंगे। मनोरमा की आंखें चमक उठीं। लगता है कल रात तुमने खूब मजा किया। करण ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, बहुत अच्छा था। मनोरमा ने हंसते हुए कहा, तो इसका मतलब तुम सुबह फ्री हो ना? फिर मेरे साथ शॉपिंग चलो, तुम मेरा ड्राइवर और बॉडीगार्ड बनो। युवाओं को सारा दिन घर पर टीवी देखते नहीं रहना चाहिए। करण हंसते हुए राजी हो गया। वैसे भी दिल्ली आने का उसका मेन पर्पस ज्यादा जरूरी नहीं था। ठीक है। घर से निकलते वक्त करण ने पहल की और ड्राइवर बनकर लाल स्पोर्ट्स कार चलाई। मनोरमा को शॉपिंग मॉल ले गया। मनोरमा ने करण को गाड़ी में चढ़ते और उसे कुशलता से चलाते देखा। उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक थी। लगता था कि उसका भतीजा लग्जरी कारों से काफी वाकिफ था। तुम्हारा सामान अभी होटल में है ना? क्या हम उसे लेने जाएं? करण ने हंसते हुए कहा। मैं होटल में नहीं रुका था। बेंगलोर से मेरे एक दोस्त ने मेरे लिए एक जगह का इंतजाम किया था। मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है। लेने की जरूरत नहीं। मनोरमा हंसी। तुम्हारे दिल्ली में दोस्त हैं? करण ने समझाया। वो लोग बेंगलोर में मिले दोस्त हैं। वो रियल एस्टेट का काम करते हैं और दिल्ली में भी बिजनेस करते हैं। हम साथ में दिल्ली आए थे।
मनोरमा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह चूंकि तुम अब अकेले रह रहे हो तो घर पर क्यों नहीं रहते? जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिलेगी और तुम शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें एक अपार्टमेंट गिफ्ट करूंगी, फिर तुम दोनों को अपनी जगह मिल जाएगी। करण हंसा, उसकी जरूरत नहीं। मनोरमा ने स्वाभाविक रूप से कहा, मैं तुम्हारी आंटी हूँ। तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है तो तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। और याद रखो, मैं तुम्हारी आंटी हूँ, मेरे साथ संकोच करने की जरूरत नहीं है। करण इस मामले पर बहस नहीं करना चाहता था और चूंकि उसकी शादी अभी बहुत दूर थी, तब तक वो लोग जान जाएंगे कि वो कैसा इंसान है और ऐसी गिफ्ट की जरूरत नहीं होगी। समझ गया। वो लोग मॉल पहुंचे, गाड़ी पार्क की और मनोरमा ने करण को अंदर ले जाकर इधर उधर घूमना शुरू किया। ये मुझ पर कैसा लग रहा है? ये वाला कैसा है? क्या ये कॉम्बिनेशन बेहतर होगा? मनोरमा बार बार कपड़े ट्राई करती थी, करण से राय मांगती थी। मनोरमा बहुत सुंदर थी, उसमें एक जंगली और बेरोकटोक आकर्षण था। उसकी लंबी और पतली कदकाठी थी, शानदार कर्व्स के साथ, और वो एक नेचुरल क्लोथ्स हैंगर थी, जो कुछ भी पहने उस पर अच्छा लगता था। करण ने अपनी ईमानदार राय दी और कुछ आउटफिट्स चुनने के बाद मनोरमा हंसी। शॉपिंग के दौरान एक हैंडसम लड़के का साथ होना अच्छा लगता है। अब तुम्हारी बारी है कपड़े ट्राई करने की और मैं तुम्हें सुझाव दूंगी। आंटी, तुम मुझे कपड़े खरीदना चाहती हो, इतना घुमा फिराकर बोलने की जरूरत नहीं। मनोरमा ने करण के असहाय चेहरे को देखा और हंसी। ठीक है, बस आंटी को डर था कि तुम शर्मिंदा न हो जाओ। करण ने हंसते हुए कहा, मैंने 6 लाख से ज्यादा की कार स्वीकार कर ली है, क्या मुझे कुछ कपड़ों को स्वीकार करने से डरना चाहिए? मेरी चमड़ी मोटी है। मनोरमा ने हाथ बढ़ाया और करण का चेहरा पिंच किया। ये सही है, अपनी आंटी के साथ संकोच मत करो। जो कुछ मेरे पास है तुम बेझिझक मांग सकते हो। करण हंसा, मेरे पास सचमुच कुछ कमी नहीं है। मनोरमा ने जिद की, जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारी आंटी देती है वो उसका है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और इनका कोई टकराव नहीं है। लो, ये आउटफिट ट्राई करो। करण ने असहाय होकर कपड़े बदलने की यात्रा शुरू की। उसका फिगर अच्छा था, मांसपेशियों की बनावट साफ थी और वो कपड़ों के लिए एक परफेक्ट मेल मॉडल था। मनोरमा की आंखें चमक रही थीं। कितना हैंडसम, पता नहीं कौन सी लकी लड़की तुम्हें पाएगी। मुझे नजर रखनी होगी और तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना होगा। शॉपिंग के दौरान मनोरमा ने करण के लिए ढेर सारे कपड़े खरीदे, यहाँ तक कि अंडरवियर और मोजे भी नहीं छोड़े, जिससे करण को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। शर्मिंदगी क्यों? मैं तुम्हारी आंटी हूँ। मॉल में कुछ देर शॉपिंग करने के बाद मनोरमा ने समय देखा। चलो लंच करने चलते हैं। करण ने पूछा, हम घर जाकर नहीं खाएंगे? मनोरमा ने कहा, मैंने पहले ही बता दिया है कि हम लंच के लिए घर नहीं जाएंगे। तुम ज्यादा मत सोचो, क्या तुम्हें बाहर हर दिन खाने में बोझ लगता है? हम जहाँ चाहें वहाँ खाते हैं। घर आराम करने और मन को शांति देने की जगह है, तुम्हें बांधने की जगह नहीं। तुम अब बड़े हो, तुम्हारे अपने प्लान्स हैं। तुम्हारे नाना नानी दखल नहीं देंगे। हाँ, अगर तुम घर पर खाने का प्लान करो या न करो तो परिवार को बता देना चाहिए। करण ने आज्ञाकारी रूप से सहमति दी। ठीक है। जैसे ही वो दोनों लंच करने वाले थे, करण का फोन बजा। तनु थी। कजिन, हम लोग आ रहे हैं। नाना नानी को बता दो कि 2 लोगों के लिए और खाना तैयार करें। करण हंसा, मेरी आंटी और मैं स्काई स्ट्रीट मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं और हम लंच के लिए घर नहीं आएंगे। फिर हम तुम्हें ढूंढने आते हैं और साथ में लंच करते हैं। ठीक है। करण ने फोन काटा और कहा, तरुण और उसकी बहन आ रहे हैं। मनोरमा ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं, जितने ज्यादा उतना मजा। दोनों ने एक रेस्तरां ढूंढा और बैठ गए। जल्द ही तरुण और तनु पहुंच गए। तरुण के दाएं गाल पर हल्की सी सूजन और नीला निशान था। आंटी, मनोरमा की नज़र तरुण के चेहरे पर पड़ी। क्या तुम कल रात बाहर जाकर लड़ाई कर आए? छिपाने में असमर्थ, तरुण ने स्वीकार किया। हाँ नितिन, उस कमबख्त ने मेरी गर्लफ्रेंड छीनने की कोशिश की थी। हम एक ही बार में थे तो हमने लड़ाई कर ली। मनोरमा ने भौहें उठाईं। तुम जीते या हारे? तरुण ने करण की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, बिल्कुल जीते। मैंने नितिन को 3 थप्पड़ मारे। मनोरमा ने तरुण की नज़र देखी और करण से पूछा, क्या तुम भी इसमें शामिल थे? करण हंसा, तरुण इतना बहादुर है, तनु और मैं तो बस तमाशा देख रहे थे ना तनु। तनु ने पलकें झपकाईं और जोर से सिर हिलाया। हाँ सेकंड भैया कल बहुत जोरदार थे। वो सब चुपके चुपके एक्टिंग कर रहे थे और मनोरमा को यकीन था कि कुछ ऐसा था जो उन्होंने नहीं बताया। क्या करण ने भी उनकी मदद के लिए लड़ाई में हिस्सा लिया था? तरुण और तनु डर रहे थे कि कहीं मनोरमा उन्हें डांट न दे, इसलिए उन्होंने झूठ बोला और लड़ाई को करण से अलग कर दिया, जबकि करण ने भी साथ दिया और दिखाया कि उसने हिस्सा नहीं लिया। मनोरमा ने हल्का सा हंसते हुए कहा, तुम सब क्या इशारे कर रहे हो? मुझे बाकी चीजों की परवाह नहीं, जीत गए ये ठीक है। अगर हार गए होते तो अपने भाई से बदला लेने को कहते और अगर वो नहीं कर पाता तो मैं निपट लेती।
लंच के बाद मनोरमा ने बिल चुकाया और कहा, मुझे एक अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, तुम लोग मजे करो। ठीक है। मनोरमा के जाने के बाद तरुण और तनु ने राहत की सांस ली। उनके रिएक्शन देखकर करण ने पूछा, ये क्या रिएक्शन है? जैसे कोई भूत देख लिया हो। क्या वो इतनी डरावनी है? तरुण ने हंसते हुए कहा, अगर भूत देख लिया होता तो शायद कुछ बातचीत का मौका होता, लेकिन आंटी के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं है। उनके गुस्सैल स्वभाव के साथ अगर मैं उन्हें नाराज कर दूं तो वो सचमुच मुझे पीट देंगी, आधा मर जाऊंगा। तनु ने भी हामी भरी, सिर हिलाते हुए, अगर उन्हें पता चला कि हम तुम्हें लड़ाई के लिए ले गए तो वो हमारा पीछा कर लेंगी। करण ने मनोरमा के रिएक्शन के बारे में सोचा और हंसा, मुझे लगता है उन्हें पहले ही पता है। बस ये सुनकर कि तुम जीत गए, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। तरुण हैरान हुआ, सच में? करण ने सिर हिलाया, शायद हाँ। तरुण हंसा, फिर तो मुझे कुछ दिन उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, कहीं उनका मूड खराब हो गया तो मुझ पर न निकाल दें। तनु ने कहा, कजिन, अपनी गर्लफ्रेंड को जल्दी बुलाओ। चलो मूवी देखने चलते हैं। एक नई मूवी आई है जो सचमुच बहुत अच्छी है। मना करने में असमर्थ करण के पास कोई चारा नहीं था। उसने शनाया को फोन किया, आज दोपहर तुम्हारा कोई प्लान है? अगर नहीं है तो बाहर चलो, मूवी देखते हैं। मेरे छोटे कजिन्स तुमसे मिलना चाहते हैं। वाह भाभी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। जब शनाया सबके सामने आई तो तनु की आंखें चमक उठीं। वो दौड़कर आई, शनाया का हाथ पकड़ा और चेहरे पर ईर्ष्या भरी नजरों के साथ तारीफ की। शनाया ने जाहिर तौर पर खुद को खूब सजाया था, मेकअप से लेकर कपड़ों तक। वो सुंदर, शालीन और बिल्कुल भी बनावटी नहीं लग रही थी। जब उसे करण का फोन आया तो वो हैरान रह गई, लेकिन तुरंत बाद खुश हो गई। वो करण के लिए खुश थी, चीजें वैसी बुरी नहीं हुई जैसा उसने सोचा था। करण का वर्मा परिवार ने गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे महत्व दिया। इस तरह उसके पास अब रिश्तेदार थे और वो अकेला नहीं था। वो अपने लिए भी खुश थी क्योंकि करण उसे अपने परिवार से मिलवाने ले जा रहा था। हालांकि वो उसके चचेरे भाई बहनों से मिलने जा रही थी, न कि बड़ों से, फिर भी ये दिखाता था कि करण के दिल में उसकी कितनी अहमियत है। उसके बिना स्वीकृति के करण अपने स्वभाव के हिसाब से उसे अपने परिवार से कैसे मिलवाने ले जाता। तनु के भाभी कहने पर शनाया का दिल खुशी से भर गया। करण ने मुस्कुराते हुए परिचय दिया, तनु, कॉलेज की सीनियर स्टूडेंट। तरुण, मेरा चचेरा भाई। ये है शनाया, इसे बस सिस्टर शनाया कहो। तरुण ने शिष्टाचार निभाते हुए कहा, हेलो सिस्टर शनाया। शनाया को देखकर तरुण के मन में करण के बारे में हैरानी और बढ़ गई। तरुण ने पिछले दिन वर्मा परिवार के डिनर में ज्यादा बात तो नहीं की थी, लेकिन करण के बारे में सामान्य जानकारी सुनी थी। एक आदमी ने उसे पाला, वो सेना में गया, फिर नौकरी करने लौटा, सेल्समैन बना, सिक्योरिटी गार्ड बना, सब कुछ सामान्य और साधारण लगता था। तरुण को अपने इस अचानक सामने आए चचेरे भाई करण के लिए थोड़ी सहानुभूति थी। आखिरकार उसके दूसरे चाचा का कथित तौर पर असाधारण बैकग्राउंड था और उसकी मां वर्मा परिवार से थी। तार्किक रूप से करण को अच्छी जिंदगी और ऐशोआराम की जिंदगी जीनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जिंदगी कठिन निकली। हालांकि पिछले दिन की घटनाओं ने तरुण को करण की साधारण जिंदगी पर शक करने पर मजबूर कर दिया। चमचमाते बार में बैठकर हजारों की बोतलें पीते हुए अमीरों के बच्चों के बीच करण ने बिल्कुल भी बेचैनी या अजीबपन नहीं दिखाया। वो बिल्कुल शांत और सहज था। ये बात समझ में नहीं आ रही थी। सुभाष की ताकत तरुण और बाकियों से कहीं ज्यादा थी, लेकिन करण ने आसानी से आगे बढ़कर सुभाष को एक लापरवाह किक से हरा दिया और उसे जवाब देने का मौका तक नहीं दिया। और सबसे जरूरी बात, करण ने सुभाष से इतनी लापरवाही से लड़ाई की जैसे उसे परिणामों की कोई चिंता ही नहीं थी। ऐसी बेपरवाही, ऐसा आत्मविश्वास। तरुण को नहीं पता था कि करण कितना ताकतवर है, लेकिन वो यकीनन कमजोर नहीं हो सकता अगर उसने सुभाष को एक किक में हरा दिया। ये उसके उस बयान से बहुत अलग था कि उसने अपने मास्टर के साथ कुछ साल ट्रेनिंग की थी। शनाया इतनी सुंदर थी कि वो लगभग खतरनाक रूप से आकर्षक थी। इसके अलावा उसके कपड़ों और व्यवहार से साफ पता चलता था कि वो किसी अमीर परिवार से है। वो थी सच्ची, सुंदर, अमीर और खूबसूरत। क्या ऐसी लड़की वाकई एक सेल्समैन या सिक्योरिटी गार्ड के प्यार में पड़ सकती थी? अमीर परिवारों के बच्चे कभी बेवकूफ़ नहीं होते। हालांकि तरुण अपने बड़े भाई जितना तेज नहीं था, उसे थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा था। उसने हल्का सा महसूस किया कि उसका ये बदकिस्मत चचेरा भाई शायद कुछ ऐसा छुपा रहा है जो कोई नहीं जानता। तरुण चुप रहा, चुपके से देखता रहा और उसके दिल में थोड़ी सी उत्सुकता थी, जैसे वो कोई रहस्य खोलने वाला हो और किसी केस की सच्चाई सामने लाने वाला हो। तुम भाभी से कैसे मिले? करण ने दोनों लड़कियों को हाथ में हाथ डाले चलते देखा और हंसा। वो फोन पर बात करते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, ट्रैफिक की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। मैंने उसे ठीक समय पर पीछे खींच लिया, वरना कार से टकरा जाती, और बस ऐसे हमारी मुलाकात हुई। हीरो ने सुंदरी को बचाया। तरुण ने मुस्कुराते हुए अंगूठा दिखाया, कमाल है, सचमुच किस्मत।
चारों लोग सिनेमाघर गए और एक साथ फिल्म देखी। चूंकि डिनर का समय अभी बाकी था, वे पास के शॉपिंग मॉल में घूमने लगे। शनाया ने तनु के लिए 2 जोड़ी कपड़े चुने और जिद करके उनके पैसे दिए, ये कहते हुए कि ये उनकी पहली मुलाकात का तोहफा है। तरुण ने कपड़ों की कीमत देखी। दोनों जोड़ी कपड़ों की कीमत मिलाकर 10,000 रुपये से ज्यादा थी। जब शनाया कार्ड स्वाइप कर रही थी, तरुण ने करण की तरफ देखा। करण तनु को तोहफा स्वीकार करने के लिए मना रहा था और पेमेंट की तरफ उसका ध्यान ही नहीं था। क्या करण के बारे में उसकी सारी शंकाएं सिर्फ इसलिए थीं क्योंकि करण की गर्लफ्रेंड अमीर थी? क्या उसने कोई अमीर और सुंदर लड़की पटा ली थी? हालांकि तरुण ने गौर किया कि शनाया करण के प्रति बहुत नम्र और आज्ञाकारी थी, बिना किसी अमीर लड़की के घमंड के। इस चचेरे भाई में कुछ तो बात थी। वो थोड़ा जलन महसूस करने लगा। पेमेंट करने के बाद रूप ने कपड़ों के बैग लिए और खाने की जगह ढूंढने के लिए स्पेशलिटी स्टोर से निकल गया। एक युवा जोड़ा उनकी तरफ आ रहा था। लड़की उस आदमी का हाथ पकड़े हुए थी और नखरे करते हुए बोली, भाई बो, मैंने पिछली बार एक ब्रेसलेट देखा था जो मुझे बहुत पसंद आया, वो सिर्फ 50,000 रुपये का है। सिर्फ? क्या खूब कहा। करण ने उस युवक को देखा और उसकी मुस्कान गायब हो गई। हालांकि वो जल्द ही हैरान रह गया जब उसने ईशांत को उनकी तरफ आते देखा। ईशांत की आवाज अचानक रुक गई और उसके कदम भी। आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने करण को अविश्वास से देखा। उसकी हैरान नजरें जल्दी ही डर में बदल गईं। करण भी काफी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस जगह पर वो ईशांत से टकरा जाएगा। करण ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर ईशांत, क्या बात है, यहाँ मुलाकात हो गई। तरुण ने उस कठोर चेहरे वाले आदमी को देखा। उसकी आंखों में कुछ असमंजस था। ये शख्स जाना पहचाना लगता है। करण का दोस्त। तरुण ने मुस्कुराते हुए करण की तरफ देखा, फिर उस आदमी के चेहरे पर, और पाया कि इतने कम समय में उस आदमी का चेहरा डर से भर गया था, जैसे उसके सामने कोई बदला लेने वाला भूत खड़ा हो। जब तरुण हैरान था, वो आदमी अचानक जैसे होश में आया। उसने अपने पास की लड़की को घबराहट में धक्का दिया और भागने के लिए मुड़ गया। पलक झपकते ही वो मॉल के कोने से गायब हो गया। इस दृश्य ने तरुण को हैरान और पूरी तरह से असमंजस में डाल दिया। ये क्या हो रहा है? उसने अपनी साथी को भी छोड़ दिया और भाग गया। तनु ने उत्सुकता से पूछा, ये क्या था भाई? तुम उसे जानते हो? करण को भी उम्मीद नहीं थी कि ईशांत की प्रतिक्रिया इतनी बड़ी होगी। आखिरकार ये एक शॉपिंग मॉल था जहां लोग आते जाते रहते हैं और वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, फिर भी वो डरकर भाग गया। शायद उसे डर था कि करण चुपके से उसे नुकसान पहुंचाएगा। आखिरकार, हालांकि ईशांत का परिवार अच्छा है, वो कोई कल्टीवेटर नहीं है, वो बस एक साधारण इंसान है। एक शक्तिशाली कल्टीवेटर के लिए एक साधारण इंसान को चुपके से मारना वाकई बहुत आसान है। करण ने जवाब दिया, हाँ, मैं उसे जानता हूँ। उसका मेरे साथ बेंगलो में कुछ छोटा मोटा झगड़ा हुआ था। मुझे नहीं लगा था कि यहाँ उससे मुलाकात हो जाएगी। शायद उसे डर था कि मैं उसे मारूंगा, इसलिए वो भाग गया। छोटा मोटा झगड़ा। ये सुनकर तरुण ने पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक कदम चलने के बाद वो अचानक रुक गया। उस आदमी का सरनेम गुप्ता है। ईशांत गुप्ता। एक नाम अचानक तरुण के दिमाग में कौंधा, साथ ही उसका एक पुराना अनुभव जब वो अपनी कंपनी के सीईओ के साथ बिजनेस डील के लिए गया था। उस समय बिजनेस डील देश की टॉप 3 कम्युनिकेशन कंपनियों में से एक गुप्ता परिवार के साथ थी। गुप्ता परिवार से 3 लोग थे। गुप्ता परिवार के मुखिया अनेश गुप्ता, एक सेक्रेटरी और एक युवक। अनेश गुप्ता ने उस युवक को अपने भतीजे ईशांत गुप्ता के रूप में पेश किया था, जो दुनिया देखने और सीखने के लिए आया था। दिल्ली का गुप्ता परिवार। ईशांत गुप्ता। दिल्ली में अनगिनत अमीर परिवार हैं, लेकिन गुप्ता परिवार निश्चित रूप से ताकतवर माना जाता है। हालांकि वो टॉप टियर नहीं है, फिर भी वो पूरी तरह से प्रथम श्रेणी के अमीर परिवार हैं। ईशांत गुप्ता, गुप्ता परिवार के मुखिया का भतीजा और ध्यान दिए जाने वाला व्यक्ति, भले ही वो परिवार का उत्तराधिकारी न हो, लेकिन निश्चित रूप से गुप्ता परिवार का एक महत्वपूर्ण पोषण लक्ष्य है। ऐसा व्यक्ति करण को देखकर इतना डर गया कि भाग खड़ा हुआ। अविश्वसनीय। डर था कि करण उसे मार देगा, इसलिए भाग गया। हालांकि ईशांत कोई कल्टीवेटर नहीं है, वो गुप्ता परिवार का सदस्य है और उसके पीछे गुप्ता परिवार का समर्थन है। क्या वाकई इतना डरने की जरूरत थी? करण का बयान। तरुण को एक भी अक्षर पर यकीन नहीं हुआ। तरुण ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, ये शख्स कम्युनिकेशन की बड़ी कंपनी गुप्ता परिवार से है ना? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था भाई? वो इतना डर गया कि अपनी साथी को भी छोड़कर भाग गया। करण ने तरुण की तरफ तिरछी नजर से देखा और स्वाभाविक रूप से मुस्कुराया, तुम उसे जानते हो? तरुण ने जवाब दिया, मैं उससे एक बार मिला था, जब मैं अपने बॉस के साथ गुप्ता परिवार के साथ बिजनेस डील करने गया था। उसे गुप्ता परिवार के मुखिया के भतीजे के रूप में पेश किया गया था और वो अभी परिवार के कम्युनिकेशन बिजनेस में शामिल है। करण ने सिर हिलाया, हाँ, वो वही होगा। वो वाकई कम्युनिकेशन बिजनेस में है। बस इतना।
तरुण को वो जवाब नहीं मिला जो वो सुनना चाहता था और उसने सीधे पूछा, भाई तुम्हारा उससे झगड़ा शायद कोई छोटा मोटा नहीं था। ये आदमी गुप्ता परिवार से है। भले ही वो खुद कल्टीवेटर न हो और तुमसे लड़ने की हिम्मत न करे, लेकिन वो बाद में तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। करण ने हंसते हुए कहा, इतना बड़ा मसला नहीं है, मुझे नहीं लगता। वो बस अपराधबोध में है, लेकिन यहाँ इतने लोग हैं, क्या मैं उसे मार सकता हूँ? तरुण ने सोचा और गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें बाद में अपने भाई का नंबर दूंगा। अगर ये आदमी तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करता है तो अकेले उसका सामना मत करना। वर्मा परिवार का नाम इस्तेमाल करो और मेरे भाई को फोन करो। भले ही गुप्ता परिवार ताकतवर है, लेकिन हमारा वर्मा परिवार भी कोई कम नहीं है। करण थोड़ा हैरान हुआ और फिर हंसा, ठीक है, अगर कोई परेशानी हुई तो मैं तुरंत फोन करूंगा। शनाया ने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुराए। क्या करण वाकई मदद के लिए फोन करेगा? बिल्कुल नहीं, वो तो एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर है। उसने सब कुछ अपने दम पर हल किया, यहाँ तक कि शेन्युन सेक्ट को भी, जो एक स्थानीय ताकतवर गुट था। इन एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर को सैकड़ों लोगों के सामने घुटने टेकने पड़े। क्या वो गुप्ता परिवार से डरेगा? क्या हमने नहीं देखा कि ईशांत गुप्ता करण को देखते ही डर के मारे भाग गया? करण का इस बार दिल्ली आने का एक मकसद ईशांत गुप्ता से निपटना था। अब लगता है कि ये मामला इतना आसान नहीं होगा। हालांकि सोचने पर करण के लिए कभी कोई आसान काम रहा ही नहीं और उसे एक और मुश्किल से कोई फर्क नहीं पड़ता। शनाया के दिल में करण अजेय है। शनाया ने करण की आंखों की तरफ देखा और समझ गई कि तरुण के शब्दों ने उसका दिल छू लिया। तरुण का इस मामले को खुद से उठाना दिखाता है कि वर्मा परिवार वाकई करण को परिवार का हिस्सा मानता है। करण को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि उसे वर्मा परिवार से क्या मिल सकता है। वो बिना किसी उम्मीद के आया था, लेकिन अब लगता है कि सब कुछ सकारात्मक दिशा में जा रहा है। तनु ने शनाया की मुस्कान देखी और मन ही मन ईर्ष्या करने लगी। यहाँ तक कि उसका मुस्कुराना और भौहें चढ़ाना भी इतना परफेक्ट था। वो बहुत ही स्त्रीलिंग थी। पहले तनु को लगता था कि वो काफी सुंदर है, लेकिन शनाया के सामने वो एक साधारण सी लड़की जैसी थी। तनु ने शनाया का हाथ पकड़ा, उसका चेहरा उत्साह से भरा था। भाभी, अगले सोमवार को हमारे स्कूल में एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है और मैं भी परफॉर्म कर रही हूँ। क्या तुम और भाई मेरी परफॉर्मेंस देखने आओगे प्लीज? वो कमीना दिल्ली कैसे आ गया? ईशांत कार में बैठा, हैरानी और डर भरे चेहरे के साथ, जो जल्दी ही गुस्से में बदल गया। क्या इस आदमी को लगता है कि ग्रैंड मास्टर होना कोई बड़ी बात है? वो दिल्ली तक आने की हिम्मत करता है। ईशांत ने सोचा कि मॉल में वो कितना डर गया था और उसे गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो दिल्ली के गुप्ता परिवार का सदस्य था। उसे किसी ऐसे लड़के से डरने की क्या जरूरत थी जिसका कोई बैकग्राउंड या कनेक्शन नहीं था। भले ही करण एक ग्रैंड मास्टर हो, गुप्ता परिवार के पास ढेर सारे ग्रैंड मास्टर्स, ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स और यहाँ तक कि इनेट ग्रैंड मास्टर्स भी थे। ईशांत ने पानी की बोतल उठाई, ढक्कन खोला और आधा पीने के बाद धीरे धीरे शांत हुआ। शायद उनकी अभी की मुलाकात एक संयोग थी। करण के चेहरे पर भी हैरानी थी और जाहिर तौर पर करण को भी उससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। प्रियंका उसके साथ थी, शायद वो छुट्टियां मनाने या बिजनेस डील के लिए आए थे। ईशांत ने गलती से शनाया को प्रियंका समझ लिया था। आखिरकार उसे नहीं पता था कि प्रियंका की एक चचेरी बहन है जो उससे लगभग एक जैसी दिखती है, और अपनी घबराहट में उसने दूसरों को ध्यान से देखने का समय ही नहीं लिया। ईशांत कार चलाकर जाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा करने को तैयार नहीं था। बेंगलो में वो करण का कुछ नहीं बिगाड़ सका था जब कोई आसपास नहीं था, और उल्टा वो खुद मरते मरते बचा था। उसकी सावधानी ने ही उसे बचाया था, वरना वो बेंगलो में मर चुका होता। ये बेंगलो नहीं था, ये दिल्ली था। ये उसका घरेलू मैदान था। ईशांत ने आसपास देखा और अचानक उसे एक आइडिया आया। करण, देखना मैं इस बार तुम्हें कैसे खत्म करता हूँ। प्रियंका, जब तुम मेरे पास आए हो, अगर मैं इस बार तुम्हारा हिसाब नहीं कर सका तो मेरा सरनेम बेकार है। ... खाना खाने के बाद करण और उसके दोस्त तरुण और तनु से अलग हो गए। करण ने शनाया का हाथ पकड़ा और पार्किंग गराज की तरफ चले, जहां वो एक लाल फरारी स्पोर्ट्स कार में बैठे। ये स्पोर्ट्स कार किसकी है? करण ने हंसते हुए कहा, मेरी चाची मनोरमा ने मुझे पहली मुलाकात का तोहफा दिया। मैं मना नहीं कर सका, तो अभी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाद में लौटा दूंगा। शनाया हंसी, वो तुम्हारे लिए काफी अच्छे हैं। करण ने सिर हिलाया, हाँ चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शनाया मुस्कुराई, तुम आज रात अपने दादा दादी के घर रुकोगे? करण ने बेबसी से जवाब दिया, हाँ कल रात को लगभग 1 बजे तक था। मैंने झूठ बोला कि मैं नशे में हूँ और होटल में रुक गया, लेकिन मेरी चाची मनोरमा मुझे लेने के लिए गाड़ी लेकर आने वाली थी। शनाया जोर से हंस पड़ी, क्या तुम्हें थोड़ा प्रेशर महसूस हुआ? करण ने कार स्टार्ट की और बेबसी से बोला, हाँ ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बच्चा समझा जा रहा है। अभी के लिए मुझे अपने दादा दादी के साथ ही रहना होगा। तुम अपना ख्याल रखना।
शनाया को बुरा नहीं लगा और वो मीठे स्वर में बोली, अपने परिवार के साथ रहना अच्छा है और मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। वैसे भी मुझे बोरियत नहीं होगी। मैं घर को अंदर बाहर से फिर से सजाना चाहती हूँ क्योंकि ये हमारा छोटा सा घर जैसा है। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं तुम्हारे साथ आने की कोशिश करूंगा। शनाया ने सिर हिलाया, कल रात क्या हम सचमुच तनु के स्कूल जाएंगे? करण हंसा, क्यों नहीं, ये एक डेट जैसा होगा, हमारे पास और कुछ करने को है भी नहीं। करण के शब्दों से शनाया तुरंत खुश हो गई, ठीक है, मैं तनु के लिए फूलों का गुलदस्ता तैयार करूंगी। बढ़िया। करण ने शनाया को घर छोड़ा और फिर कार लेकर अपने दादा दादी के घर लौट गया। करण ने सुबह खरीदे कपड़ों का ढेर उठाया और घर में घुसा, जहां उसकी चाची मनोरमा सोफे पर टांगे क्रॉस करके फोन पर खेल रही थी। मनोरमा ने फोन नीचे रखा और खड़ी हो गई, वापस आ गए? हाँ, पहले ये कपड़े ऊपर रख देता हूँ। करण ने उसे नमस्ते किया और मनोरमा के पास से गुजरा, लेकिन अचानक उसने करण का हाथ पकड़ लिया। रुको। करण ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा, क्या हुआ चाची? मनोरमा ने करण को घूरा, उसका खूबसूरत चेहरा धीरे धीरे करण के करीब आया। करण अनजाने में पीछे हट गया। हिलना मत। मनोरमा करण के कंधे के पास आए, उसकी गर्दन के पास सूंघा और शक भरी नजरों से बोली, तुमसे किसी औरत की परफ्यूम की खुशबू आ रही है। ये शिंगलर का लवेंडर सीरीज है, काफी अच्छा टेस्ट। करण के सिर के बाल खड़े हो गए, क्या औरतें वाकई इतनी डरावनी होती हैं? बस शनाया के साथ अलविदा कहते समय एक झप्पी और मनोरमा इसे सूंघ सकती थी। और जो सबसे हास्यास्पद था वो ये कि वो परफ्यूम का ब्रांड और टाइप तक बता सकती थी। बहुत डरावना। करण ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, चाची, मैं तरुण और तनु के साथ था। हमने फिल्म देखी, शॉपिंग की और डिनर किया। औरत कहाँ से आए? मुझे लगता है मॉल में लिफ्ट में भीड़ थी, मेरे सामने एक सुंदर लड़की थी जिससे अच्छी खुशबू आ रही थी। मनोरमा ने करण को छोड़ दिया, तरुण बहुत शरारती है, हमेशा नाइट क्लब में घूमता रहता है और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। तुम उसके साथ खेल सकते हो, लेकिन उसकी गंदगी में मत फंसना। सावधान रहो, कहीं कोई बीमारी ना पकड़ लो। कुछ दिनों में मैं तुम्हें एक सुंदर गर्लफ्रेंड से मिलवाऊंगी, फिर तुम्हें बेचैनी नहीं होगी। कन्फेशन। पैनिक। किस बात का पैनिक? करण को लगा कि उसकी छोटी चाची के शब्द बहुत सख्त और जबरदस्त थे। अगर वो उम्र में बड़ी होती तो शायद ठीक होता, लेकिन वो बस उससे कुछ साल बड़ी थी, जिससे उसे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई किशोर लड़का रात में चुपके से अपनी पैंट धो रहा हो और उसकी बड़ी बहन ने उसे पकड़ लिया हो। नहीं नहीं, मुझे कोई बेचैनी नहीं है। करण की ताकत इस समय बेकार थी और वो शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ भाग खड़ा हुआ। मनोरमा ने करण की पीठ देखी और हंसी, कितना शर्मीला है, लगता है हमें इसके लिए कोई ज्यादा खुली हुई लड़की ढूंढनी होगी, वरना प्रोग्रेस बार बढ़ेगा ही नहीं। हाँ, कौन सी लड़की इसके लिए सही होगी? मेरे फ्लर्टी दोस्त ठीक नहीं होंगे, वो तो ऐसे हैं जो इंसान को खा जाएं और हड्डियां भी न थूकें। मुझे बस नहीं पता कि इस लड़के को कैसी लड़की पसंद है, शालीन टाइप की या चार्मिंग टाइप की। करण अपने कमरे में भागा और बेबसी से बिस्तर पर लेट गया। ये तो डरावना था, ऐसी छोटी चाची के साथ एक ही छत के नीचे रहना, वो तो देर सबेर खत्म हो जाएगा। लगता था कि उसे कोई बहाना ढूंढकर बाहर निकलना होगा। गर्लफ्रेंड, ये एक अच्छा बहाना था। शनाया जैसी लड़की को बड़े बुजुर्ग कैसे नापसंद कर सकते थे? करण ने फैसला किया कि वो कुछ दिन और रुकेगा, सही समय पर सब कुछ खोलेगा और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ बाहर निकल जाएगा। बड़े बुजुर्ग तो उसके प्यार और खुशी के रास्ते में नहीं आएंगे ना। यही तय हुआ। अगले दिन करण ने आधा दिन घर में आराम किया और फिर शाम को शनाया को लेने निकला और दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर चला गया। भाई भाभी इधर। तनु ने उत्साह से हाथ हिलाया और उनसे मिलने दौड़ी। अपनी परफॉर्मेंस की वजह से तनु ने मेकअप किया था, पिंक कोट, छोटी स्कर्ट, काली पैंटीहोज और बूट्स पहने थे, जिससे वो एक लंबी सीधी बालों वाली, लंबी टांगों वाली कैंपस ब्यूटी लग रही थी। शुरू होने वाला है, मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ। ठीक है। तनु ने उन्हें छोटे ऑडिटोरियम में ले जाया जो पहले से ही स्टूडेंट से भरा हुआ था, वहाँ का माहौल काफी जीवंत था। करण ने यूं ही पूछा, तुम क्या परफॉर्म कर रही हो? तनु ने मुस्कुराते हुए कहा, पियानो सोलो। करण हंसा, वाह, इतनी क्लासी चीज। मैं एक अनपढ़ म्यूजिक वाला देहाती तो दंग रह जाऊंगा। तनु हंसी, मैं अंधेरे में बजाऊंगी, तुम बस अंधेरे में सुनना। तनु ने उन्हें उनकी सीटों पर बिठाया और जल्द ही परफॉर्मेंस शुरू हो गई। 7-8 प्रदर्शनों के बाद तनु खड़ी हुई, अब मेरी बारी है, मुझे बैकस्टेज जाना है, गुड लक। तनु के जाने के बाद शनाया ने अपने पास रखा फूलों का गुलदस्ता उठाया, तुम दोगे या मैं दूं? करण हंसा, तुम दे दो, अगर मैं स्टेज पर गया तो हमारे क्लासमेट्स गलत समझ सकते हैं। शनाया मुस्कुराई, ठीक है। थोड़ी देर बाद तनु का पियानो सोलो शुरू हुआ। स्पॉटलाइट में तनु ने अपना पिंक कोट उतारा, जिसके नीचे उसकी काली छोटी स्कर्ट थी, वो पतली और सुंदर लग रही थी। शनाया ने तारीफ की, वो वाकई बहुत सुंदर है।
स्कूल में वो बहुत पॉपुलर होगी। अगर वो कैंपस ब्यूटी नहीं है तो कम से कम अपने डिपार्टमेंट की ब्यूटी तो होगी ही। मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग उसे पसंद करते होंगे। करण हंसा, मेरी गर्लफ्रेंड उससे भी ज्यादा सुंदर है। शनाया ने मुड़कर करण को हल्के से कोहनी मारी, बस मीठी मीठी बातें। करण ने फुसफुसाते हुए सफाई दी, ये मीठी बातें नहीं, ये सच है, ठीक है। शनाया ने हल्का सा मुंह बनाया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी छुप नहीं रही थी। पियानो की धुन शुरू हुई और दोनों ने झगड़ना बंद कर दिया और चुपचाप सुनने लगे। करण को म्यूजिक की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन उसे वो धुन अच्छी लगी। स्पॉटलाइट में तनु की हर हरकत में जवानी और शालीनता का आकर्षण था। पियानो की धुन खत्म हुई और हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जैसे ही शनाया स्टेज पर गुलदस्ता देने के लिए खड़ी होने वाली थी, एक सूट और बो टाई में एक लंबा युवक लाल गुलाबों का बड़ा गुलदस्ता लिए स्टेज पर चढ़ गया। उसके आने से पूरा ऑडिटोरियम स्टूडेंट्स की उत्साहित चीखों से भर गया। कौन सा टीनेज स्टूडेंट ऐसा ड्रामा पसंद नहीं करता। शनाया रुक गई। ये प्यार का इजहार। करण हंसा, बस देखते हैं। तनु कुर्सी से खड़ी हुई। स्पॉटलाइट में उससे नीचे का ऑडियंस दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो जानती थी कि करण और शनाया उसे देख रहे हैं। वो मुस्कुराकर उनकी तरफ हाथ हिलाने वाली थी और झुककर परफॉर्मेंस खत्म करने वाली थी, लेकिन स्टेज पर आए उस युवक को देखकर उसका चेहरा हल्का सा बदल गया। लंबा युवक तनु के पास आया, एक घुटने पर बैठ गया और अपने हाथ में गुलाबों का गुलदस्ता ऊपर उठाया। तनु, जिस पहले पल मैंने तुम्हें देखा मैं तुमसे प्यार कर बैठा। 3 साल और 2 महीने हो गए। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। नीचे बैठे स्टूडेंट्स उत्साह से चिल्लाने लगे। हाँ कर दो, हाँ कर दो। तनु के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी दिखी। वो सामने वाले युवक को जानती थी और वो काफी परिचित थे। वो दिल्ली के दास परिवार से था, नाम था नमित। उसके पिता नमित दास परिवार के मुख्य सदस्यों में से एक थे। नमित उसे काफी समय से पसंद करता था, आंशिक रूप से क्योंकि वो सुंदर थी, लेकिन वर्मा परिवार में उसकी हैसियत की वजह से भी। हालांकि तनु को उससे कोई लगाव नहीं था और वो उसे बार बार ठुकरा रही थी। उसे नहीं लगा था कि नमित आज ऐसा स्टंट करेगा। ये तो उसे आग पर तापने जैसा था। 1000 स्टूडेंट्स के सामने नमित ने जोश के साथ अपने प्यार का इजहार किया, खुद को एक टूटे दिल वाले प्रिंस की तरह पेश किया। जो स्टूडेंट्स ड्रामे और शुद्ध दिल वाले थे, वो स्वाभाविक रूप से एक हैप्पी रियूनियन का अंत देखना चाहते थे। इसलिए चाहे वो नमित को जानते हो या तनु उसे पसंद करती हो, वो बस भीड़ के साथ चिल्ला रहे थे। शायद स्टूडेंट्स का इरादा अच्छा था, लेकिन तनु को अजीब लग रहा था। अगर वो हाँ करती तो नमित कामयाब हो जाता, अगर नहीं करती तो नमित बहुत गहरे प्यार में दिखता और वो कृतघ्न लगती। अगर उसने चेहरा बचाने की कोशिश में कुछ सख्त कहा तो कई लोग उसे घमंडी कहकर ताने मार सकते थे। तनु किसी भी हाल में नमित को स्वीकार नहीं कर सकती थी, चाहे उसकी छवि को नुकसान हो। ये बिल्कुल असंभव था। जैसे ही तनु ने गहरी सांस ली, नमित को ठुकराने की तैयारी की, अचानक उसके सामने की लाइट्स बदली और स्टेज के किनारे एक लंबा आदमी दिखाई दिया। ऑडियंस हैरान होकर सांस खींचने लगा। ये क्या हो रहा था? क्या कोई और लड़का प्यार का इजहार करने जा रहा था? वाह, ये तो सचमुच कैंपस ब्यूटी थी। एक के बाद एक रोमांचक घटना, बहुत मजेदार। तनु ने ऊपर देखा और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। करण गुलाबों का गुलदस्ता लिए मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। तनु का दिल खुशी से भर गया। बचाने वाला आ गया। भाई, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। नमित, जो पहले तनु को गहरी नजरों से देख रहा था और उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, इस स्थिति में बिल्कुल भी घबराया नहीं। अचानक तनु ने सिर घुमाया, खुशी से उस हैंडसम आदमी को देखा जिसके चेहरे पर शांत मुस्कान थी, स्पॉटलाइट में फूल लिए जैसे कोई परीक्षा का प्रिंस। करण ने नमित की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, जो एक घुटने पर बैठा था, और शांतिपूर्वक तनु के पास गया, मुस्कुराते हुए गुलदस्ता आगे बढ़ाया। हालांकि मुझे म्यूजिक की ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन ये वाकई अच्छा लगा। तनु ने लंबी सांस ली, गुलाब लिए, उन्हें सूंघा और करण की तरफ मीठे अंदाज में मुस्कुराई। थैंक यू। करण मुस्कुराया, उसने हाथ बढ़ाया और तनु के सिर को हल्के से सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे ही आगे बढ़ो। तनु का चेहरा हल्का सा लाल हो गया और उसने हल्के से हामी भरी। वाह, सिर पर थपथपाने की मार। तो तनु का पहले से ही बॉयफ्रेंड है। कितना प्यारा, कितना हैंडसम। पूरा ऑडिटोरियम शोर से भर गया और सारे स्टूडेंट स्टेज की तरफ ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगे। ये प्यारा सिर सहलाना तुरंत अनगिनत लड़कियों के दिलों को जीत गया। इस पल में एक घुटने पर बैठा नमित बैकग्राउंड में एक जोकर की तरह लग रहा था। उसने जो स्नेह जताया था वो करण के इस हल्के सिर सहलाने से पूरी तरह मिट गया था। अब कोई उसे ध्यान नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि जो लोग अभी तनु को नमित को हाँ करने के लिए चिल्ला रहे थे, वो अब चुप हो गए। हालांकि नमित का लुक वाकई हैंडसम था और करण से ज्यादा खराब नहीं था, लेकिन करण का परिपक्व पुरुष आकर्षण और ग्रेट ग्रैंड मास्टर का रुतबा नमित जैसे स्टूडेंट से कहीं ज्यादा था।
हालांकि नमित अमीर बैकग्राउंड से था और उसका समाज से काफी संपर्क था, जिससे उसमें थोड़ा सा सांसारिक आकर्षण था, लेकिन करण के सामने उसकी तुलना में फीका पड़ गया। स्थिति बहुत अजीब हो गई थी। ऐसा था जैसे नमित ने मेहनत से प्यार के इजहार की रस्म तैयार की हो और फिर एक दबंग सीईओ आकर उसकी इजहार की टारगेट को गले लगाकर चूम ले। उस पल में नमित हंसी का पात्र बन गया। ये कल्पना की जा सकती थी कि भविष्य में लंबे समय तक नमित लोगों की हंसी का विषय रहेगा। नमित ने करण को देखा, उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। स्टेज पर रहने से बस हंसी बढ़ती। नमित चुपचाप खड़ा हुआ और चला गया। हालांकि सबने ये दृश्य देखा, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। हारने वाले को ऐसे ही जाना चाहिए ना। और ये साफ था कि वो दोनों पहले से ही एक कपल थे, एक दूसरे के लिए स्नेह से भरे हुए, और नमित एक तीसरा व्यक्ति था जो बीच में आ रहा था। नमित के जाने को देखकर करण ने तनु की तरफ मुस्कुराया और फिर स्टेज से उतर गया। तनु फूलों का गुलदस्ता लिए चेहरा लाल करते हुए नीचे ऑडियंस की तरफ झुकी और जोरदार तालियां बटोरी। करण अपनी सीट पर लौटा और शनाया ने उसे अंगूठा दिखाया, बढ़िया बचाव किया। करण हंसा, तुम्हारे खरीदे फूल काम आए। शनाया हंसी, मैंने कहा था ना, तनु के ढेर सारे चाहने वाले होंगे। करण ने मजाक किया, जब तुम स्टूडेंट थी तब तुम्हारे भी ढेर सारे चाहने वाले रहे होंगे। शनाया ने गर्व से कहा, बिल्कुल, मैं तो कैंपस ब्यूटी थी और मुझे पसंद करने वालों की लाइन मेरे हॉस्टल से स्कूल गेट तक थी। जब करण और शनाया मजाक कर रहे थे, एक कोने में नमित का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका चेहरा गुस्से से भरा था। उसने फ़ोन किया। फ़ोन कट करने के बाद नमित ने पीछे खड़े 2 लड़कों को निर्देश दिया, ऑडिटोरियम के एंट्रांस पर नज़र रखो, उन्हें जाने मत देना। इस आदमी ने मुझे बेइज्जत किया, मैं चाहता हूं कि वो सीधा जाए और लेटकर बाहर आए। भाई, तुमने आज सचमुच मेरी मदद की, वरना अगर मैंने मना किया होता तो वो आदमी बार बार मुझे तंग करता और आखिर में सबके लिए बहुत अजीब हो जाता। करण ने हंसते हुए कहा, मुझे डर था कि मैं तुम्हारा रोमांटिक मोमेंट खराब कर दूंगा, इसलिए मैंने पहले स्टेज पर जाने का प्लान नहीं किया था। तनु ने आंखें घुमाईं, रोमांटिक मोमेंट की बात मत करो, मैं तो उस वक्त उसे मार देना चाहती थी, बहुत शर्मिंदगी हुई। तनु ने फूल शनाया की तरफ बढ़ाए और मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, ये तुम्हारे फूल, अपने असली मालिक को लौटा रही हूँ। शनाया ने नहीं लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए हैं। तनु की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, सचमुच? मुझे लगा था ये भाभी के लिए हैं और तुमने बस मुझे बचाने के लिए उधार दिए थे। करण ने हंसते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए हैं। तनु का चेहरा तुरंत चमक उठा, थैंक यू भाई, थैंक यू भाभी। करण ने पूछा, क्या इससे तुम्हें कोई परेशानी होगी? क्यों ना तुम बाद में अपने मोमेंट्स पर पोस्ट कर दो कि तुम्हें अपने भाई के दिए फूल पसंद आए, इससे कोई गलतफहमी नहीं होगी। तनु हंसी, कोई जरूरत नहीं, मुझे क्यों सफाई देनी चाहिए? अगर लोग गलत समझते हैं तो समझें, इससे मेरा कुछ झंझट कम हो जाएगा। करण हंसा और कुछ नहीं बोला। अगर तनु को कोई परेशानी नहीं थी तो उसे तो बिल्कुल नहीं थी। सारी परफॉर्मेंस देखने के बाद तीनों भीड़ के साथ बाहर निकले। तनु ने पूछा, तुम लोग ने डिनर नहीं किया ना? हमारे स्कूल के पीछे एक दुकान है जहां ट्रॉटर्स और चिकन मिलता है, बहुत स्वादिष्ट है, मैं तुम्हें ट्रीट करती हूँ, क्या कहते हो? हाँ, हमें भूख लगी है। तीनों ऑडिटोरियम से निकले और स्कूल के पीछे की गली की तरफ बढ़े। 2 लड़के दूर से उनका पीछा कर रहे थे, क्योंकि रास्ते में स्टूडेंट्स की भीड़ थी और करण और 2 खूबसूरत लड़कियों का ध्यान खींचने वाला कॉम्बिनेशन था। करण को नहीं पता था कि उसका पीछा हो रहा है। जब वो स्कूल के पीछे की गली में पहुंचे, तीनों एक दुकान के बाहर बने टेंट के नीचे बैठ गए। उनके पीछे के 2 लड़के कुछ दूरी पर रुक गए। भाई नमित, वो लोग पीछे की गली में खा रहे हैं, सिस्टर सुनील की ट्रॉटर्स और चिकन की दुकान पर। ठीक है, उनकी नज़र रखो, हम जल्दी वहां पहुंचते हैं। जल्द ही 4 आदमी रात में बाहर निकले, जिनमें नमित भी था। कुछ जल्दी सवाल पूछने के बाद नमित ने पीछे मुड़कर कहा, कोई भी बहाना ढूंढो और लड़ाई शुरू करो, उसे मेरे लिए अपाहिज कर दो। मैं चाहता हूं कि वो अपनी बाकी जिंदगी व्हीलचेयर पर बिताए। कोई दिक्कत नहीं, हमें सौंप दो भाई। नमित ने सिर हिलाया, काम हो जाए तो 2 लाख रुपए, 1 पैसे की कमी नहीं होगी। थैंक यू यंग मास्टर नमित। 3 आदमी मुड़े और दुकान के टेंट में घुसे, आसपास देखा और सीधे करण के ग्रुप की बगल वाली टेबल पर चले गए। 1 पॉट ट्रॉटर्स और चिकन, 2 साइड डिश और 1 केस बियर। जैसे ही बियर आई, तीनों आदमियों ने जोर जोर से डींगे हाँकना शुरू कर दिया, जिससे करण और बाकियों को बात करने में दिक्कत होने लगी। वो धीमे बोलने पर एक दूसरे की आवाज तक नहीं सुन पा रहे थे। करण ने मुड़कर कहा, भाई जरा धीमे बोल सकते हो? तीनों आदमियों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में अनजानी खुशी थी। अरे, हम सोच रहे थे कि तुम्हें पीटने का बहाना कैसे ढूंढें और तुम खुद चलकर आ गए। हाँ, मुखिया ने तंज कसा, अगर तुम्हें बहुत शोर लग रहा है तो किसी फैंसी होटल में जाओ या प्राइवेट रूम बुक करो। मेरा गला स्वाभाविक रूप से जोर का है, मैं धीमे नहीं बोल सकता।
उसके बगल वाला आदमी हंसा, क्या तुमने नहीं देखा कि उसके साथ 2 सुंदर लड़कियां हैं? वो उनके सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। मुखिया ने खांसा और करण के पैरों के पास थूक दिया। अगर करण ने तेजी से अपना पैर नहीं हटाया होता तो थूक उसके जूते पर गिर जाता। मुखिया ने घमंडी अंदाज में कहा, क्या देख रहा है? फिर से देखा तो तुझे मार डालूंगा। उसके बगल वाला आदमी और उकसाने की कोशिश में शनाया की तरफ अश्लील लहजे में बोला, लेडीज हमारे साथ आकर एक ड्रिंक करो। आज रात हम तुम्हें बाहर ले जाएंगे, मजा आएगा। करण ने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी, शनाया और तनु की तरफ मुस्कुराया, तुम लोग खाते रहो। शनाया ने होंठ सिकोड़े और मुस्कुराए, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। तनु की आंखें उत्साह से चमक रही थीं, उसका चेहरा पास के आदमियों की तरफ घृणा से देखते हुए बोला, इनके मुंह तो बहुत गंदे हैं, भाई इनको एक थप्पड़ मारो। करण हंसा, ठीक है। तीनों आदमियों ने एक दूसरे को देखा और जोर से हंस पड़े। अरे बाप रे, ये तो हमें संभालने जा रहा है, मुझे तो डर लग रहा है। हाँ, ये हमें थप्पड़ भी मारेगा। करण खड़ा हुआ, तीनों आदमियों की तरफ मुस्कुराया, बाहर चलो, दूसरों का धंधा खराब मत करो। मुखिया ने तंज कसते हुए खड़े होकर कहा, चलो भाइयों, इसे ठोकने के बाद हम फिर से पिएंगे। उसके बगल वाला आदमी शनाया और दूसरी लड़की की तरफ अश्लील मुस्कान के साथ बोला, सुंदर लेडीज मेरे लिए इंतजार करना, बाद में हम एक साथ ड्रिंक करेंगे। तनु ने गुस्से में जवाब दिया, निकालो यहाँ से। आदमी का चेहरा हल्का सा बदल गया, लेकिन उसे याद आया कि तनु वो लड़की है जिसे नमित पसंद करता है, इसलिए उसने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। वो ठंडा सा हंसा, मुड़ा और बाकियों के साथ बाहर चला गया। करण टेंट के बाहर खुले मैदान में खड़ा हुआ और शांतिपूर्वक बोला, सब एक साथ आ जाओ, मेरा डिनर टाइम बर्बाद मत करो। मुखिया ने तंज कसा, यो बड़ा घमंडी है, क्या लगता है तुम बहुत अच्छा लड़ सकते हो? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आसमान के पार आसमान है और लोगों के पार लोग। इसे काट दो। मुखिया ने ठुड्डी हिलाई और 2 आदमी तुरंत करण की तरफ झपटे। ये दोनों आदमी मार्शल आर्ट्स में ट्रेन थे, वो 2-3 बड़े आदमियों को आसानी से संभाल सकते थे। मुखिया की बात करें तो वो एक कल्टिवेटर था जिसने आत्मिक मंडल में महारत हासिल की थी। मुखिया का खुद से लड़ने का इरादा नहीं था, क्योंकि एक 20 साल के लड़के को संभालने के लिए उसके 2 आदमी काफी थे। करण ने हिलने की कोशिश नहीं की। जिस पल पहला आदमी करण को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, करण ने उल्टा हाथ उठाकर एक थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। आदमी का सिर गूंज उठा और वो जोर से दूसरी तरफ मुड़ गया, उसके साथ उसका शरीर भी। थवैक, आदमी बगल में जमीन पर गिर गया, उसके मुंह से कई दांत उड़ गए। उसका चेहरा सुअर के चेहरे की तरह सूज गया और मुंह खून से भर गया। जब दूसरा आदमी आगे बढ़ा, करण ने आराम से अपनी टांग उठाई और एक सीधी किक मारी। आदमी की टांगें सिकुड़ गईं और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसके माथे से पसीने की बूंदें तुरंत बहने लगी और वो एक अजीब से पोज में जमीन पर गिर गया। मुखिया का घमंडी चेहरा जम गया। करण के हमले लापरवाह थे, लेकिन उसने पलक झपकते ही मुखिया के 2 आदमियों को अपाहिज कर दिया। इससे मुखिया को अचानक एहसास हुआ कि चीजें उतनी आसान नहीं थी जितना उसने सोचा था। लेकिन वो डरा नहीं, क्योंकि उसके आदमियों और उसकी लड़ने की ताकत में बड़ा फर्क था। वो एक कल्टिवेटर था। आदमी ने आगे बढ़कर एक घूंसा मारा, बिना किसी फैंसी मूव्स के। उसका इरादा था कि वो इस युवक को सीधे अपनी ताकत से कुचल दे, बिना उसे जवाबी हमला करने का मौका दिए। करण ने अपनी हथेली बढ़ाई और सीधे मुखिया की मुट्ठी पकड़ ली। आदमी को लगा जैसे उसका घूंसा स्पंज पर पड़ा हो, कोई प्रतिरोध नहीं था। जब उसने अपनी मुट्ठी खींचने की कोशिश की तो करण की उंगलियों ने उसकी मुट्ठी को जकड़ लिया। फिर उसने अपनी कलाई उठाई और अपनी उंगलियों को नीचे दबाया। आदमी की कलाई तेजी से दिखने में मुड़ने लगी। घबराहट और डर में आदमी ने अपनी मुट्ठी खींचने की कोशिश की, लेकिन बेकार। उसकी कलाई मुड़ती रही। दर्द से बचने के लिए आदमी का शरीर मुड़ गया और वो अचानक करण के सामने घुटनों पर गिर गया। उसने लोहे की प्लेट को ठोकर मार दी थी। भले ही वो जिद्दी होता, वो समझ गया था कि करण न सिर्फ एक कल्टिवेटर था, बल्कि उसने उसका घूंसा इतनी आसानी से पकड़ लिया था कि वो एक मास्टर था। कम भक्त, नमित ने उसे फंसा दिया। आदमी करण के सामने घुटनों पर गिर गया, उसे अब चेहरा खोने की परवाह नहीं थी। वो तुरंत गिड़गिड़ाया, बड़े भाई मैं गलत था, मुझे माफ कर दो, मैं तुरंत चला जाऊंगा। करण चुप रहा, लेकिन उसका हाथ नीचे दबाता रहा। जैसे ही उसका हाथ हिला, आदमी का शरीर और मुड़ गया और जल्द ही वो दर्द सहन नहीं कर सका और पागलों की तरह चिल्लाने लगा। मुझे माफ कर दो बड़े भाई, मैं गलत था, मुझे छोड़ दो, ये जानबूझकर नहीं था। करण का हाथ आदमी की कलाई पर दबाता रहा। आदमी की डरी हुई नजरों और चीखों के बीच उसकी कलाई दबाव सहन नहीं कर सकी और एक टूटने की आवाज के साथ टूट गई। आदमी ने एक दयनीय चीख मारी और कीचड़ की तरह ढह गया। तीव्र दर्द सहन न कर पाने की वजह से वो गिड़गिड़ाया, बड़े भाई मुझे माफ कर दो। ये यंग मास्टर नमित था जिसने हमें तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करने को कहा। हम बस उसका काम कर रहे थे। करण एक पल के लिए हैरान रह गया।
उसे पहले लगा था कि ये बस सामाजिक गुंडे हैं, लेकिन उसे नहीं लगा था कि पीछे कोई और साजिश रच रहा है। ये 3 लोग वाकई किसी और के लिए काम कर रहे थे। जैसे ही करण उसे छोड़ने वाला था, उसने फिर से पकड़ मजबूत की। यंग मास्टर नमित कौन है? नमित दास। आदमी के चेहरे पर आंसू और नाक बह रही थी। उसकी टूटी कलाई के खींचने और दर्द से वो बेहोशी की कगार पर था। हालांकि वो बेहोश नहीं हो सका और अब उसे नमित के डरावने बैकग्राउंड की परवाह नहीं थी। अपना दर्द कम करने के लिए जल्दी कबूल करना अब उसकी प्राथमिकता थी। उसने हमें बुलाया और तुम्हें ठिकाने लगाने को कहा। उसने हमें 2 लाख रुपये ऑफर किए। हम बस पैसे के लिए ये कर रहे थे। करण ने भौं उठाए। नमित दास वो कौन है? नमित दास वही है जिसने स्टेज पर मुझे प्यार का इजहार किया था। तनु बगल में खड़ी थी, गुस्से से चिल्लाए, वो एक नीच आदमी है। उसने शायद तुम्हें मुझे फूल देते देखा और उसे लगा कि उसकी बेइज्जती हुई, इसलिए उसने तुमसे बदला लेने के लिए किसी को भेजा, वही जो इजहार कर रहा था। करण को कुछ हैरानी हुई। क्या आजकल के स्टूडेंट्स इतने जंगली हैं? इजहार में नाकाम होने पर तनु को करण से फूल लेते देख और बिना पूरी बात जाने 2 लाख रुपये में उसे ठिकाने लगवाना चाहता था। क्या आजकल के स्टूडेंट्स इतने दबंग हैं? चूंकि वो उनके ग्रुप का सटीक पीछा करके हमला कर पाए थे, इसका मतलब था कि नमित उनकी पूरी नज़र रख रहा था और करण का पतन अपनी आंखों से देखना चाहता था। दूसरे शब्दों में, वो शुरू से वहां था। थम थम। जल्दबाजी में कदमों की आवाज आई और करण ने ऊपर देखा तो किसी को एक अंधेरे कोने से भागते देखा। तनु ने आवाज की दिशा देखी, वो वहां है। करण ने ऊपर देखा, उसकी नज़र घबराए हुए नमित पर पड़ी। उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं।